हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे लास्ट लेक्चर में फंक्शंस के। और जैसा आपको पता ही है कि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा का पूरा बढ़िया से ख़त्म कर लिया है और आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होने वाला है क्वेश्चंस के ऊपर। सो आज बच्चों हम बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालों को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो। हमारे अगले लेक्चर से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे और आज का भी लेक्चर बच्चों थोड़ा सा लंबा रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि 1 घंटे से अपन बड़ा लेक्चर आज रखेंगे, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चंस मुझे इधर उधर के लगते हैं कि यार ये और करा देने चाहिए वो मैं कराऊंगा। साथ ही बच्चों आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट और है। मैंने एक चीज़ और ये सोची है कि अब से हर संडे एक हम वीडियो अपलोड किया करेंगे क्विज़ पे। कोई भी अपन एक हाफ एन आवर का क्विज़ का एक वीडियो डाला करेंगे जिसमें कि मैं आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन कराया करूँगा मिक्स टॉपिक के। जितने भी हमने टॉपिक्स इस चैनल में कवर किए हुए हैं उनके मैं आपको मिक्स बच्चों क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें 11th का भी पोर्शन होगा, 12th का भी पोर्शन होगा और बहुत बढ़िया से बेटा उसमें आपका रिवीजन हो पाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। सो बेटा आपको ऑलरेडी ये बात पता ही है कि हमने पीरियोडिक फंक्शंस वाला पोर्शन कर लिया था और पीरियोडिक फंक्शंस वाला पोर्शन करने के बाद हम उसके कुछ सवाल भी कर रहे थे। तो आज हम वही सिलसिला आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले सवाल कुछ कराता हूँ। जैसे कि एक बेटा देखिए, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट, हमारे पास लिखा है प्रूव दैट इफ fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos ऑफ ax, sin x प्लस cos ऑफ ax इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये आपको दिया हुआ है कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, देन a मस्ट बी रैशनल, आपको ये बच्चों प्रूव करना है कि अगर ये एक पीरियोडिक फंक्शन है तो उसके लिए a को रैशनल होना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हमारे पास लिखा है sin x प्लस cos ऑफ ax, अगर बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है sin x प्लस cos ऑफ ax, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? हम यार ये बोल सकते हैं कि अगर fx का मैं पीरियड t मान लूँ, अगर मैं fx का पीरियड t मान लूँ तो t क्या होगा? अगर sin x का पीरियड t1 है, cos ax का पीरियड t2 है, तो t विल बी LCM ऑफ t1 एंड t2। ये पढ़ के आया हूँ मैं, ये चीज़ पढ़ के आया हूँ। sin x का पीरियड होता है बेटा 2 पाई, तो t1 तो आ गया 2 पाई, और cos ax लिखा है तो t2 बताओ कितना आ जाएगा? cos ax लिखा है तो बच्चों ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन a, ये आ जाएगा इसका पीरियड। सोच के देखो, cos का पीरियड ऐसे 2 पाई होता है, लेकिन क्योंकि x a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड a से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों का LCM लेंगे, LCM ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई बाय a, जैसी बच्चों आप ये चीज़ करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्या? यहाँ से बेटा मुझे मिलेगा, आप ध्यान से देखो, LCM इसका अगर आपको निकालना है तो ऊपर वालों का LCM मतलब 2 पाई और नीचे वालों का HCF, तो 1 और HCF इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऐसे इसका पीरियड क्या आएगा? 2 पाई आएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे इसका पीरियड 2 पाई आएगा। लेकिन आपको इसमें ये प्रूव करने बोला जा रहा है कि a को इसके लिए रैशनल होना पड़ेगा। तो बहुत सीधी सी बच्चों बात है कि यार आप LCM 2 नंबर्स का तब कब निकाल सकते हैं? या तो दोनों नंबर्स रैशनल हो, या दोनों नंबर्स रैशनल हो। आप LCM कब निकाल सकते हैं? अभी जो पॉइंट बता रहा हूँ उसका यूज आएगा। या तो दोनों नंबर्स रैशनल हो या दोनों नंबर्स इररैशनल हो ऑफ सेम टाइप, इररैशनल ऑफ सेम टाइप। इस पर आपको बेटा सवाल कराएंगे, है ना, हम अभी आपको इस पे सवाल कराएंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो दोनों या तो रैशनल हो या दोनों ही इररैशनल हो सेम टाइप का, तब आप LCM इसका निकाल सकते हैं। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2 पाई जो है ये क्या है? ये इररैशनल है, ठीक है। ये वाला भी जो 2 पाई है, ये 2 पाई क्या है? इररैशनल है। अब नीचे वाला 1 क्या था? 1 आपके पास रैशनल था, और नीचे वाला a को भी क्या होना पड़ेगा? रैशनल होना पड़ेगा। आप सोच के देखो, अगर आप a को इररैशनल ले लिए, इमेजिन करके देखो, अगर आपने a को इररैशनल ले लिया, लेट अस सपोज पहला ये 2 पाई है, दूसरा मान लो मैंने a को ले लिया 2 पाई बाय √3, मान लो मैंने कुछ ऐसा ले लिया। तो अगर बच्चों मैं कुछ ऐसा ले लूँगा तो क्या मैं कभी भी इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल पाऊंगा क्या? LCM तो मैं निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग तरीके का इररैशनल है। यहाँ पर √3 आने से ये अलग तरीके का इररेशनल हो गया।
तो दोनों को रैशनल होना पड़ेगा या दोनों को इरेशनल होना पड़ेगा सेम टाइप का। तो क्योंकि ऑलरेडी ऊपर 2 पाई वाली चीज़ है तो 2 पाई और 2 पाई वाले का तो एलसीएम 2 पाई आ जाएगा। लेकिन ये जो नीचे वाला है t, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर a है, तो ये नीचे वाला भी कुछ सेम टाइप का होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आप इसको सॉल्व नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो a अगर रैशनल होगा सिर्फ और सिर्फ तब आप 1 और किसी रैशनल नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा बेटा क्वेश्चन था कि अगर इसका आपको पीरियोडिक अगर आपको ऐसे करना है तो a को रैशनल होना पड़ेगा। ठीक है ना, a को बेटा रैशनल होना पड़ेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ बेटा हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर ही ध्यान देंगे। थ्योरी का सिर्फ एक जो छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है जिसमें कि ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखना है, वो मैं आपको करवा ही दूंगा आज ही। और जो मैंने आपको फंक्शनल इक्वेशंस के टाइम पर भी कहा था कि कुछ नोट पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं बेटा आपको आज के ही लेक्चर में लिखवा दूंगा। तो हम आज के लेक्चर में सारा फंक्शंस का पोर्शन ख़त्म अपना बढ़िया से कर देंगे। अब एक सवाल हमने ये कर लिया है, एक सवाल और करते हैं। पीरियोडिसिटी का ही अभी अपन क्वेश्चन करते हैं। आपको पीरियड बताना है बेटा, ठीक है ना, आपको पीरियड बताना है। किसका हमें पीरियड बताना है? हमें पीरियड बताना है कॉस ऑफ 2 पाई एक्स का। हमें पीरियड बताना है कॉस ऑफ 2 पाई एक्स का। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कॉस ऑफ 2 पाई एक्स का, कॉस का पीरियड ऐसे 2 पाई होता, लेकिन क्योंकि ये 2 पाई से और मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पाई से मुझे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। ठीक है, कॉस ऑफ 2 पाई एक्स का पीरियड 1 आ जाएगा। वैसे ही अगला मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 3x माइनस पाई, ये लिखा हुआ है 2 साइन 3x माइनस पाई। अब जरा सोच के देखिए, साइन का पीरियड क्या होता? साइन का पीरियड 2 पाई होता, साइन का पीरियड 2 पाई होता, लेकिन इसके अंदर वाला ये जो x वाला आर्ग्यूमेंट ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से हो रहा है, तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ये कांस्टेंट क्या लिखा है, ये बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उससे सिर्फ आपका ग्राफ ऊपर नीचे या आगे पीछे होगा, वही मैं बताऊंगा। जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे सिर्फ ऊपर नीचे या आगे पीछे होगा ग्राफ। पीरियोडिसिटी को फर्क किससे पड़ता है? एक्स के कोफिशिएंट से। ठीक है, इसके बाद बेटा अपन एक सवाल करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगला सवाल है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस 3x प्लस 5 है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस 3x प्लस 5 है और आपको बोला जा रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इज पीरियोडिक। ठीक है, तो फाइंड a। अगर ये पीरियोडिक है बच्चों तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन पीरियोडिक होगा तो मेरे पीरियोडिसिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन है f ऑफ x प्लस टी वेयर t इज द पीरियड इज इक्वल टू एफ एक्स। ये बेसिक डेफिनेशन है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? a प्लस 3 टाइम्स x प्लस टी प्लस 5a इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब a प्लस 3 टाइम्स x प्लस 5 ये आ जाएगा। और जैसे ही ये चीज़ बेटा मेरे पास आई, आप ध्यान से देखिए, ये 5a से 5a तो जाएगा, ये a प्लस 3x जो होगा वो इस a प्लस 3x को काट लेगा पूरा, तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस 3t इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। अब अगर बेटा ये वाली चीज़ 0 आ रही है और आपको बोला जा रहा है ये पीरियोडिक है, आपको बोला जा रहा है ये पीरियोडिक है, और अगर बेटा ये पूरी चीज़ की वैल्यू 0 आ रही है तो t तो 0 हो नहीं सकता, t तो 0 हो नहीं सकता, दिस इज़ नॉट 0। मतलब कि a प्लस 3 को 0 होना पड़ेगा, और यहाँ से बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? -3। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। धीरे धीरे बेटा आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसको भी मिटाते हैं, एक सवाल अपन और बनाएंगे। ठीक है, आप भी बेटा जल्दी से इस सारी चीज़ों को, सारी की सारी चीज़ों को बेटा आप भी नोट डाउन करते चलिए। ठीक है ना, अगर आपको मान लीजिए थोड़ा भी फास्ट लग रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पीरियोडिसिटी का, अगला सवाल,
अगला सवाल बेटा हमारे पास पीरियोडिसिटी का लिखा हुआ है कि इफ fx इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन मॉड कॉस एक्स, ये आपके पास लिखा हुआ है मॉड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन मॉड कॉस एक्स। अगर ये आपके पास दिया हुआ है इज पीरियोडिक, आपको ये क्लियरली दिया हुआ है कि दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, तो फाइंड इट्स पीरियड, ये सवाल है, फाइंड इट्स पीरियड। ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है तो आपको इसका पीरियड बताना है। अब अगर आप ध्यान से बच्चों इसको सोचेंगे, इसको अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहले तो देखो आप ऐसे सोच सकते हो, आप पकड़ लो ये पूरे फंक्शन को एक फंक्शन मान लो आप gx, ये पूरे फंक्शन को आप एक फंक्शन मान लो hx, ऐसा मान लो। अगर आप बेटा ये मानोगे, ठीक है, अगर आप बेटा ये मानोगे तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, gx जो है, gx हमारे पास लिखा है मॉड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है gx। मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है बच्चों, इसका पीरियड होता है पाई, कल मैंने आपको बताया था। मॉड लगते ही इसका पीरियड क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। और कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। ऊपर वाला जो है वो हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, नीचे वाला जो है वो हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। तो जो ये पूरा का पूरा फंक्शन होगा, ये पूरे के पूरे फंक्शन की पीरियोडिसिटी क्या आएगी, पाई और 2 पाई का एलसीएम विच विल बी 2 पाई। मतलब अगर ऊपर वाला पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, नीचे वाला 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये पूरा फंक्शन 2 पाई के बाद रिपीट होता हुआ दिखेगा मुझे। वैसे ही एलसीएम बस लेते चलने। इधर वाला जो है hx की अगर हम बात करें तो hx लिखा हुआ है sin x अपॉन मॉड cos x, hx लिखा हुआ है sin x अपॉन मॉड cos x। sin x की पीरियोडिसिटी क्या है, 2 पाई। मॉड cos x की पीरियोडिसिटी क्या है, पाई। अगर आप एलसीएम लेंगे 2 पाई और पाई का तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई आ जाएगा। इसका भी पीरियड, इसका भी पीरियड आपके पास 2 पाई आ जाएगा। अब gx का पीरियड बच्चों 2 पाई है, gx का पीरियड आपके पास 2 पाई आ रहा है। hx का पीरियड भी 2 पाई आ रहा है। gx का पीरियड बेटा आपके पास 2 पाई आ रहा है, hx का पीरियड भी 2 पाई आ रहा है। तो आप अगर मान लो इसका एलसीएम लेते, अगर मान लो आप इसका एलसीएम लेते तो आता तो 2 पाई। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप रख के भी देख लो, आप ऐसा करो, आप रख के भी देख लो। देखो f ऑफ x प्लस 2 पाई क्या आ रहा है, चेक करके देख लो। f ऑफ x प्लस 2 पाई आ जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस 2 पाई अपॉन कॉस ऑफ x प्लस 2 पाई प्लस साइन ऑफ x प्लस 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ कॉस ऑफ x प्लस 2 पाई। ये आ रहा है मेरे पास। तो यहां से देखो क्या आ गया, हाफ। अब साइन ऑफ x प्लस 2 पाई क्या होता है, साइन x, मतलब ये लिखा हुआ है मॉड साइन x अपॉन नीचे लिखा हुआ है कॉस x प्लस ऊपर लिखा हुआ है साइन x अपॉन कॉस ऑफ x प्लस 2 पाई मॉड ऑफ कॉस x, ये लिखा हुआ है। सेम फंक्शन लिखा है, देख लो, सेम फंक्शन लिखा हुआ है। तो दिस इज fx ओनली। तो ये बात तो समझ में आती है कि 2 पाई तो इसका पीरियड है। चलो पाई के लिए भी चेक कर लो, पाई के लिए भी चेक कर लो। f ऑफ x प्लस पाई निकालो। f ऑफ x प्लस पाई क्या होगा, f ऑफ x प्लस पाई विल बी हाफ इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई का मॉड अपॉन कॉस ऑफ x प्लस पाई प्लस साइन ऑफ x प्लस पाई अपॉन मॉड ऑफ कॉस ऑफ x प्लस पाई। जैसे ही बेटा आप ये चीज करेंगे, देख लीजिए आप, हाफ। अच्छा, साइन ऑफ x प्लस पाई क्या होता है, माइनस साइन x थर्ड क्वाड्रेंट में, और मॉड के अंदर माइनस भी है तो फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसको मॉड साइन x लिख सकते हैं। कॉस ऑफ पाई प्लस x तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस कॉस x। साइन ऑफ x प्लस पाई तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस साइन x
और अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, मॉड है तो फर्क नहीं पड़ता, मॉड कॉस एक्स। ये आ गया आपके पास। तो आप देख सकते हैं पाई इंटरवल के बाद सेम चीज़ तो आ नहीं रही, पूरा माइनस बाहर आ जाएगा, तो पाई इंटरवल के बाद सेम चीज़ तो आ नहीं रही, तो इसका पीरियड पाई नहीं है, इसका पीरियड क्या आएगा, 2 पाई ही आएगा। इस पूरे के पूरे बेटा जो फंक्शन है इसका पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई ही आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना, इस बात को आपको समझ के चलना है। पीरियोडिसिटी का बेसिकली देखो प्योर सवाल नहीं आता, पीरियोडिसिटी का प्योर सवाल नहीं आता, पेपर में कैसा सवाल आता है मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में आएगा मोर देन 1 करेक्ट में किसी ऑप्शन के अंदर कि एक आध वो फंक्शन आपसे पूरा निकलवाएगा और उसके बाद बोल देगा एक ऑप्शन में कि इसकी पीरियोडिसिटी मान लो पाई है या इसकी पीरियोडिसिटी मान लो 2 पाई है। तो आपको सिर्फ इस तरीके से रख कर चेक करना है कि क्या वो उसके बाद रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा होगा तो वो उसकी पीरियोडिसिटी आ जाएगी, नहीं हो रहा होगा तो नहीं आएगी, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है बेटा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको लोड नहीं लेना है, आसान सा टॉपिक है, अननेसेसरी इसको आपको डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये बेटा अपना पीरियोडिसिटी वाला पोर्शन है, इसका अपना आंसर आ चुका है 2 पाई। इसके बाद कुछ अपन क्वेश्चन करते हैं। अपने पास मान लो एक सवाल दिया है, सवाल बेटा अपने पास दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। आपको इनवर्स बताना है, ठीक है ना, आपको इनवर्स बताना है बेटा। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए पर x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और मुझे क्लियरली दिया हुआ है a पॉजिटिव है और a 1 के बराबर नहीं है, ये मुझे दे दिया गया। मुझे इसका इन्वर्स बताना है, मुझे इसका इन्वर्स बताना है। अब अगर इन्वर्स निकालने के लिए दिया हुआ है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, मैं ये मान के बच्चों बेटा चल रहा हूँ कि ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही निकाला जा सकता है। आप इसको देखो ऐसे भी सोच सकते हो कि यार अगर इसका आप अगर मान लो कोई बच्चा मुझे बोले कि सर इसका डोमेन आप क्या बोलोगे। इमेजिन करो कोई बच्चा मुझे बोले कि सर आप इसका मुझे डोमेन क्या बोलोगे, तो मैं आपको बोलूँगा आप मुझे ज़रा देख के बताओ क्या x की वैल्यू आप 0 रख सकते हो क्या? बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 रख सकते हो। क्या आप x की वैल्यू पॉजिटिव रख सकते हो क्या? बिल्कुल रख सकते हो, पॉजिटिव रहेगा ये पूरा। क्या x की वैल्यू आप नेगेटिव रख सकते हो क्या? सोच के देखो, नेगेटिव। तो जैसे ही आप x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये वाला पूरा टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ये वाला टर्म नेगेटिव रहेगा। और सोच के देखो मॉड ऑफ एक्स, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो हमेशा ही x से बड़ा होगा, हमेशा ही मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखोगे ना तो ये x से बड़ा ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है बेटा वो मॉड x के बराबर आता है। तो अंडर रूट ऑफ अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा ना तो वो हमेशा ही x से क्या आएगा, बड़ा आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन x आएगा। तो अगर आप x को नेगेटिव भी रखोगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप x को नेगेटिव भी रखोगे तब भी बेटा कोई भी इशू नहीं है। ये चीज़ आपकी हमेशा ही क्या है, ये चीज़ आपकी हमेशा ही हमारे पास पॉजिटिव आएगी, अंदर वाली चीज़। मतलब कि इसका डोमेन तो क्या आ गया, डोमेन इसका बेटा ऑल रियल नंबर्स है, कुछ भी रख सकते हो। अब अगर हम बात करें, अब अगर बेटा हम बात करें कि इसका यार हमको इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने का क्या तरीका है, y इज इक्वल टू लॉग बेस ए x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से आ गया a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये चीज़ आ गई मेरे पास, देख लो ध्यान से, ठीक है। यहाँ से बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से अगर मैं देखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a रेज टू द पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर करते ही आएगा a रेज टू द पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 a रेज टू द पावर y एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ जाएगा मेरे पास। स्क्वायर करते ही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म कटेगा तो बेटा 2 a रेज टू द पावर y एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी a रेज टू द पावर 2y माइनस 1 के, या x को आप बोल सकते हो a रेज टू द पावर 2y माइनस 1 बाय
2a रेज़ टू द पावर y, ये चीज़ आप बोल सकते हैं। तो ये जो बेटा फंक्शन आपके पास आया, x आपके पास क्या आ गया, ध्यान से देखो, x आपके पास आ जाएगा a रेज़ टू द पावर 2y बाई 2a रेज़ टू द पावर y, मतलब 1/2 a रेज़ टू द पावर y आएगा ये चीज़। और इधर देखोगे तो ये आ जाएगा -1/2 a रेज़ टू द पावर -y। तो x आप बोल सकते हैं हाफ a रेज़ टू द पावर y माइनस a रेज़ टू द पावर -y, या आप बोल सकते हैं कि ये पूरी चीज़ जो है दिस इज f इनवर्स y। तो f इनवर्स y विल बी हाफ a रेज़ टू द पावर y माइनस a रेज़ टू द पावर -y, और f इनवर्स x जो होगा दैट विल बी हाफ a रेज़ टू द पावर x माइनस a रेज़ टू द पावर -x। ये आपके पास बेटा आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास इसका इन्वर्स आ जाएगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं f इनवर्स x, ठीक है। f इनवर्स x विल बी हाफ इंटू a रेज़ टू द पावर x माइनस a रेज़ टू द पावर -x, ये चीज़ बेटा अपने पास आएगी, ठीक है। अब अगर बेटा हम इसके बाद देखें, अगला सवाल एक और करते हैं। सबसे पहले अपन अपना बोर्ड क्लियर कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं। आज बेटा आपको कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है, आपको अच्छा लगेगा आज, क्योंकि आपको ये चीज़ हो जाएगी कि यार पूरे चैप्टर में हमने जितना पढ़ा है सब पर बेस्ड हमने कुछ ना कुछ कर लिया, तो उससे एक क्लैरिटी आ जाती है। और उसके बाद जो टॉपिक में बेटा कमांड आना जिसको बोलते हैं, वो तो यार समय लगेगा, है ना। वो एक दिन में नहीं आता, एक हफ्ते में नहीं आता, उसमें समय लगता है। प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपका टॉपिक में अच्छे से कमांड आ पाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बेटा अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास दिया हुआ है, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये हमें दिया हुआ है। लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल एंड पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ऑफ रियल एंड पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ऑफ रियल एंड पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, और इसके बाद हमें दिया गया है सच दैट fx प्लस 3x f 1/x is equal to twice of x plus 1 for all x greater than 0. Find, सवाल है फाइंड में हमें लिखा हुआ है f ऑफ 10099, ये सवाल है। 10099 की आपको वैल्यू बतानी है फंक्शन की, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। फंक्शनल इक्वेशन में बहुत इजी सी बेटा बात है, मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। कुछ आपको रिप्लेसमेंट करना होगा। कैसे रिप्लेसमेंट करना होगा कि यार x को अगर मैं 1/x से रिप्लेस कर दूं, मान लो, तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 1/x प्लस 3 1/x, f ऑफ 1/x से रिप्लेस करोगे तो ये fx हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 1/x प्लस 1, ये आएगा मेरे पास। तो यहाँ से बेटा अब अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे f ऑफ 1/x हटाना है। इसको पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये लिखा है f ऑफ 1/x प्लस 3/x fx इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 2/x, और 2/x के साथ बेटा ये लिखा हुआ है x प्लस 1, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। और इधर भी अगर आप LCM लोगे तो ये जो x है, ये x को आप ऐसे देखो, ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, x यहाँ पर ले सकते हो और इस पूरे को x लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। और यहाँ से ये x और ये x कटेगा, तो इफेक्टिवली मेरे पास आ जाएगा x इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस 3fx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, ये मेरे पास आ जाएगा। एक बेटा रिलेशन मुझे ये दिया हुआ था, ये एक रिलेशन दिया हुआ था, और ये दूसरा रिलेशन मैंने अभी निकाला है। ये पहला रिलेशन मुझे दिया हुआ था और ये दूसरा रिलेशन मैंने अभी निकाला है। अगर इन दोनों में बेटा मैं कंपैरिजन देखूं कि मुझे इसे अगर सॉल्व करना है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे सेकंड इक्वेशन को बेटा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्योंकि आप जैसी सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x f 1/x और 3x f 1/x बन जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो वहाँ क्या लिखा हुआ है fx, और उसके बाद ये 3x f 1/x तो इससे कटेगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो -9fx इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 2x + 2, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6x + 6, और आपने सब्ट्रैक्ट किया तो -6x - 6 ये आपके पास आएगा। तो यहाँ से बेटा हमारे पास आ गया -8fx इज इक्वल टू 2x - 6x -4x - 4, और fx क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो माइनस साइन तो बैलेंस हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर दूंगा तो x + 1/2 ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों, ये आ जाएगा fx आपके पास। तो आपको देखो दिया हुआ था, ये सॉल्व होके आ गया, बढ़िया सा छोटा सा इक्वेशन। f ऑफ 10099 आपको निकालना है, तो दिस विल बी 10099 + 1/2। 10099 इज 10100/2, और 10,100 का आधा होता है 50-50, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 10,100 का बच्चों आधा होता है 50-50, आप देख सकते हैं। तो ये जो पूरा हमारा सवाल था इसका आंसर आ जाएगा 5050। इंटीजर टाइप में भी आ सकता है, ऑप्शंस में भी आ सकता है, ऐसे सवाल आने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। आई होप बेटा थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल आते हैं। अब इसके बाद बेटा हमें दिया हुआ है, अगला अपन सवाल लिखते हैं। बोर्ड अपना पहले अपन क्लियर कर लें और फिर अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। आज बहुत सारे अपने को क्वेश्चंस करने हैं, ज़रूर यार मुझे कमेंट्स में बताते चलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और क्विज़ को लेके तुम्हारा क्या सोचना है ये भी मुझे बताना कि यार क्विज़ को लेके तुम एक्साइटेड हो या नहीं हो, कि उससे तुम्हारी पूरा रिवीजन होता रहेगा अच्छे से। जितने भी प्रीवियस आप चैप्टर्स करते जाएंगे उसके रिवीजन के लिए बेटा वो क्विज़ बहुत काम आएगा, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर्स हम कोशिश किया करेंगे कि कवर करें, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छा आपके लिए यूज़ रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो सवाल दिया है, आपको बेटा इसमें पीरियड बताना है, आपको इसमें पीरियड बताना है fx का, पीरियड ऑफ fx आपको बताना है। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस cos πx, इसका आपको पीरियड बताना है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस cos πx, fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस cos πx, आपको बेटा इसका पीरियड बताना है। अब आप ऑलरेडी बेटा जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड तो क्या होता है, 1 होता है, और cos का पीरियड ऐसे तो 2π होता है, लेकिन क्योंकि ये x पाई से डिवाइड हो रहा है, पाई से मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पाई से डिवाइड हो जाएगा, तो cos πx का पीरियड आ गया 2। अब जरा सोच के देखो, फ्रैक्शनल x का पीरियड 1, cos πx का पीरियड 2, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। मतलब कि हर 2 इंटरवल के बाद, मतलब कि बेटा हर 2 इंटरवल के बाद आप क्या देखेंगे, हर 2 इंटरवल के बाद ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो रिपीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन है, पीरियड ही आपको बताना है इसमें भी। f ऑफ x - 1 प्लस f ऑफ x + 3 इज इक्वल टू f ऑफ x + 1 प्लस f ऑफ x + 5। ये बेटा आपके पास सवाल है, और इसमें आपको क्या करना है, आपको बेटा इसका पीरियड बताना है, ठीक है ना। इसका बेटा आपको पीरियड बताना है। अब पीरियड अगर आपको बताना है तो देखो इसमें fx वाला तो टर्म कहीं पर भी है ही नहीं। अच्छा सवाल है, इसमें एरर होता है, ठीक है ना, इसमें गलती हो जाती है कई बार बच्चे से। अच्छा सवाल है, तो आपको इसका क्या बताना है, पीरियड बताना है। अब आपको अगर इसका पीरियड बताना है तो आप x को किसी ऐसी चीज़ से रिप्लेस करो, ध्यान से सुनना। आप x को बेटा किसी ऐसी चीज़ से रिप्लेस करो कि fx वाला टर्म भी जनरेट हो जाए। ध्यान से सुनो, फिर बोल रहा हूँ, x को किसी ऐसी चीज़ से रिप्लेस करो कि fx वाला टर्म जनरेट हो जाए, क्योंकि
जब तक आप कुछ इस रिलेशन को घुमाते हुए इस तरीके का नहीं ले आते, जब तक बेटा आप इस रिलेशन को घुमाते हुए कुछ इस तरीके का नहीं ले आते, तब तक आपको देख के बताते ही नहीं बनेगा कि इसका पीरियड क्या है। जैसे मान लो इसको मैंने पूरा सॉल्व किया और आ गया f(x) = f of x + t, मान लो इसको सॉल्व करके ऐसा आ गया, तो मैं ऐसे वाले रिलेशन को देख के बोल पाऊंगा ना कि इसका पीरियड t होगा, कि f(x) जो है वो f of x + t के बराबर है, तो मैं देख के बोल पाऊंगा कि इसका पीरियड t होगा। लेकिन यहाँ से देख के बोल पाना मुश्किल है। तो मैं आपको बेटा ये बोल रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट करना है कि सबसे पहले तो f(x) वाला आपका टर्म जनरेट हो, क्योंकि अभी तो f(x) वाला टर्म ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बोल रहा हूँ कि यार x को आप कोशिश करो कि x + 1 से, x को आप बेटा x + 1 से, या ऐसा करते हैं x को x + 1 से नहीं करते, हम ऐसा करते हैं x को हम रिप्लेस कर देते हैं बेटा x + 2 से। करके एक बार देखते हैं क्या बन रहा है, x को अगर बेटा आप x + 2 से रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा f of x + 2 - 1, तो ये x + 1 प्लस f of x + 2 यहाँ पर रखेंगे तो x + 5, फिर x + 2 यहाँ पर रखेंगे तो f of x + 3, और x + 2 आप यहाँ पर बेटा रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा x + 7। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब अगर बेटा मैं आपको ये बोलूँ कि यार इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐसा करो, ऐड कर लो दोनों इक्वेशंस को। जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, f of x - 1 प्लस f of x + 1। ध्यान से देखो बेटा, जब आप ऐड करोगे तो ये x + 3 वाली चीज़ तो इस x + 3 वाली चीज़ से कटेगी, ये भी नहीं आएगा। देखो जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे, ऐड करते ही ये x + 3 वाली चीज़ इस x + 3 वाली चीज़ से कट जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वालिटी के अलग अलग तरफ है। ये x + 1 वाली चीज़ भी x + 1 से कटेगी, ये x + 5 वाली चीज़ भी x + 5 वाली चीज़ से कटेगी। तो मेरे पास आ क्या गया, f of x - 1 = f of x + 7। ये आ जाएगा क्या, देखो ध्यान से सोच के देखो। मैंने जैसे ही x को x + 2 से रिप्लेस किया, x + 2 से मैंने क्यों रिप्लेस किया था, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये देखो दो के इंटरवल के बाद है, 1 है, 3 है, 5 है, यहाँ -1 है, तो -1 से आप 1 जा सकते हैं, सब दो इंटरवल के बाद चल रहा है। इसलिए मैंने x को x + 2 से रिप्लेस किया ताकि सेम तरीके के टर्म्स बने। क्योंकि जब मैं सोच रहा था कि x को x + 1 से रिप्लेस करूं तो मुझे सेम तरीके के टर्म्स नहीं मिलते। ध्यान से देखो, अगर मैं x को x + 1 से बेटा रिप्लेस करता तो ये जरूर x बन जाता f of x, लेकिन ये x + 4 बनता, ये x + 2 बनता, ये x + 6 बनता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन x + 2 से रिप्लेस करते ही देखो क्या फ़ायदा हुआ कि ये x - 1 वैसे का वैसे ही आया, ये x + 7 वैसे का वैसे ही आया, बाकी ये x + 3 इससे कटा, ये x + 5 इधर से कटा, ये x + 1 इधर से कटा। और यहाँ पर बच्चों अब जैसे ही आप बोलेंगे कि यार आप ऐसा करिए, x को x + 1 से रिप्लेस कर दीजिए, आप x को x + 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, f of x + 1 - 1, f of x will be equal to x + 1 से आप रिप्लेस करेंगे तो f of x + 8 ये आ जाएगा आपके पास। और जैसे ही बेटा ये रिलेशन मेरे पास आया, ये रिलेशन देखते ही मुझे क्या पता चल गया कि इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा बेटा 8। अच्छा सवाल है, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, इसमें एरर होता है, ठीक है ना। इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस हमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो जब हम क्विज़ किया करेंगे उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, जब बेटा हम क्विज़ करेंगे तो उसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरीके के सवालों को और किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ये वाला भी एक पार्ट हो गया, कुछ आसान से अपन सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, कुछ अपन क्वेश्चंस और कर लेते हैं बेटा, बोर्ड अपना जल्दी से अपन क्लियर करते हैं। बहुत सारे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आपके नोट्स में होने चाहिए। जितने अच्छे सवाल आपके नोट्स में होंगे आपके लिए उतना बेटर है, ठीक है ना, आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर है बेटा, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगला हमारे पास सवाल है कि लेट f(x) = x - 1 /
x प्लस 1, ये fx दी है, f स्क्वायर x का मतलब है f ऑफ fx, f स्क्वायर x का मतलब है f ऑफ fx, f क्यूब x का मतलब है f ऑफ f स्क्वायर x, ठीक है, ये इसका मतलब है, एंड सो ऑन। और लास्ट में f ऑफ k रेज टू द पावर 1 k प्लस 1 f रेज टू द पावर k प्लस 1 x का मतलब है f ऑफ f रेज टू द पावर kx, ये इसका मतलब है। फॉर k इक्वल टू 1 2 3 और इस तरीके से आपको बेटा फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है f ऑफ 1998 x, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, देखो पहले अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। पहले अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। fx हमें पता है, f स्क्वायर x क्या होगा, f स्क्वायर x होगा f ऑफ fx, f ऑफ fx मतलब जहाँ जहाँ पे fx में x दिख रहा है वहाँ वहाँ पे fx रखना है, तो आ जाएगा fx माइनस 1 अपॉन fx प्लस 1, यह आ जाएगा। और fx क्या था, देखो x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1, यह आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाय, ये x प्लस 1 इससे तो कटेगा, x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा। तो ये x और माइनस एक्स कटा, माइनस 1 माइनस 2 अपॉन, यहाँ पर देखो ये माइनस 1 प्लस 1 कटा, x और x 2x, तो ये आ गया आपके पास माइनस 1 बाई एक्स। f स्क्वायर x सॉल्व होके क्या आया, माइनस 1 बाई एक्स। अच्छा f क्यूब x क्या होगा, फिलहाल सिर्फ करते चलो, उसके बाद समझ में आएगा पैटर्न क्या है, फिलहाल सिर्फ करते चलो। f क्यूब x विल बी f ऑफ f स्क्वायर x, मतलब fx में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर f स्क्वायर रखो, तो f स्क्वायर रखो मतलब कि माइनस 1 बाई एक्स रखना है, x की जगह पे f स्क्वायर रखना है, तो f स्क्वायर रखना है मतलब कि आ जाएगा f स्क्वायर x माइनस 1 बाय f स्क्वायर x प्लस 1, यही आपको करना है इसमें। f स्क्वायर क्या है, माइनस 1 बाई एक्स, तो ये आ गया माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाय माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन x तो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स, और अगर मैं इसको बेटा बैलेंस करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा x प्लस 1, नीचे आ जाएगा x माइनस 1 है तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब f क्यूब x भी आ गया। अब ऐसा करते हैं, देखो अभी भी सेम चीज़ तो मिली नहीं है, अभी बेटा सेम चीज़ तो मिली नहीं है, आप इसको ऐसा करो f की पावर 4x भी निकालो, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन निकालो। f की पावर 4x विल बी f ऑफ f क्यूब x, f की पावर 4x विल बी f ऑफ f क्यूब x, ये क्या आ जाएगा सॉल्व होके, f क्यूब रखना पड़ेगा तो f क्यूब x माइनस 1 बाय f क्यूब x प्लस 1, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, f क्यूब में क्या आएगा, f क्यूब में आएगा ये x प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स, तो x प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाय x प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1, सॉल्व अगर करेंगे तो आ जाएगा बच्चों x प्लस 1, ये इधर जाएगा तो माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन, इधर देखेंगे तो x प्लस 1 और उधर जाएगा तो प्लस 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास, ये 1 माइनस एक्स इससे कट जाएगा, एलसीएम लिया, 1 माइनस 1 गया x और x 2x अपॉन x और माइनस एक्स गया 1 और 1 2 कट गया, तो यहाँ से देखो क्या आ गया, f 4x का वैल्यू आ गया x के बराबर, f ऑफ 4x का वैल्यू आ गया x के बराबर। अब एक बस स्टेप और करना है, उसके बाद देखो क्लैरिटी आ जाएगी। f 5x क्या आएगा, f 5x विल बी f ऑफ f 4x, इसका मतलब f 4x माइनस 1 बाय f 4x प्लस 1, और f 4x क्या है, x है, मतलब x माइनस 1 बाय x प्लस 1, सेम चीज़ आ गई, देख लो, बस इसी का मैं इंतज़ार कर रहा था। ऐसे सवालों में क्या होता है, आपको सॉल्व करते रहना पड़ता है तब तक जब तक कोई पैटर्न रिपीट नहीं होना स्टार्ट होता।
पैटर्न रिपीट क्या हो गया, f5x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, f5x की वैल्यू आ गई fx के बराबर। आप देख सकते हैं f5x की वैल्यू आ गई fx के बराबर, मतलब कि इसके बाद अब यही वाली जो साइकिल है ये चलती रहेगी, यही वाली साइकिल चलती रहेगी। मतलब कि fx जो है, ध्यान से देखो, fx के बाद f5x, उसके बाद देखो ये 4 के गैप में ना f9x, f13x, ये सब fx ही होंगे, ये सब सेम होंगे, ये सारे के सारे सेम होंगे, ये सारे के सारे बच्चों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब मुझे इसमें क्या देखना है, मुझे इसमें देखना है कि 1998, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला कंसेप्ट याद करो, अगर f5x fx के बराबर आ गया तो 1, 5, 9, 13 सारे के सारे ये fx के ही बराबर होंगे। तो अरिथमेटिक वाला प्रोग्रेशन का कंसेप्ट याद करो कि 1998 इस सीरीज का हिस्सा होगा या नहीं होगा, या 1998 के आसपास वाला कौन सा होगा, ऐसा निकालते हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। देखो ये सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। 1998 अगर आप बोलेंगे इसका टर्म है या नहीं, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4, तो यहाँ से आ गया 1997 बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास। तो ये तो आपको बच्चों देखो दिखाई दे रहा है कि 1998 तो इसकी सीरीज में पार्ट नहीं है, 1998 इस सीरीज में पार्ट नहीं है। अच्छा, अगर fx, f5x, f9x ये सब बराबर था तो उसी लॉजिक से f2x, f6x, f10x ये भी सब बराबर होंगे, क्योंकि आप जरा सोच के देखो, इसके बाद जब आप f6x निकालोगे तो दोबारा यही तो आएगा, जब आप f6x निकालोगे तो दोबारा यही तो आएगा बेटा सॉल्व होके। तो ये सब अगर बराबर होने चाहिए, तो इस सीरीज में देखो 1998 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 1998 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 4, तो 1996 बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n। आप देख सकते हैं डिवाइड हो जा रहा है, आप देख सकते हैं 1996 4 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये 1998 जो होगा, ये जो 1998 होगा वो किस पैटर्न का होगा बेटा, वो f2x के पैटर्न का होगा। जैसे ये fx, f5x, f9x सब एक टाइप के हैं, एक जैसे हैं, सब fx के ही बराबर हैं, वैसे ही f2x, f6x, f10x ये सब एक जैसे होंगे, और f1998x भी जो होगा वो इसी के जैसा होगा। मतलब कि जब अगर आप f ऑफ 1998x को सॉल्व करेंगे ना, तो वो -1/x ही आएगा सॉल्व होके, ठीक है, ये सॉल्व होके -1/x ही आएगा बेटा, ये आपको बस समझना है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मेरे को लगा कि आपको करा देना चाहिए, तो हमने आपको ये करा दिया है। बोर्ड अपना अगेन क्लियर कर लेते हैं यार, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। ये वाले के बाद अगला हमारे पास बेटा सवाल है, आपको रेंज बतानी है, ठीक है ना, आपको रेंज बतानी है, रेंज का सवाल है। रेंज में आपको ये बोला जा रहा है, पहला सवाल है fx इज इक्वल टू log बेस 3 पर, log बेस हाफ पर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसका मुझे रेंज बताना है। अब जरा आप ध्यान से समझिएगा, log ऑफ बेस 3 पर log बेस हाफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये जो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है बेटा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, देख लो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है, दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो ले ही नहीं सकते अपन, है ना, अपन जीरो नहीं ले सकते, मतलब x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, अदरवाइज तो आप इसमें जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव है। और इसके बाद क्योंकि देखो रेंज अगर आपको निकालनी है बेटा, तो रेंज निकालने के पहले डोमेन निकालना जरूरी होता है, रेंज निकालने के पहले हमेशा डोमेन निकालना जरूरी होता है।
तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर वाली जो चीज़ है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, सिर्फ -2 नहीं रख सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ भी तो इस लॉग के आगे लिखी हुई है, तो लॉग बेस हाफ x² + 4x + 4, यार ये भी पॉजिटिव होना चाहिए कायदे से, तो ये भी यार पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो आपने एक बेटा चीज़ पढ़ी है कि अगर नंबर और बेस 1 के सेम साइड पे होता है तो लॉग पॉजिटिव होता है, मतलब कि x² + 4x + 4 जो होगा यार वो 1 से छोटा होगा, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, तभी लॉग पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x² + 4x + 3 <= 0, x² + 3x + x + 3 <= 0, x + 3 x + 1 <= 0, नंबर लाइन -3 -1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू -3 से -1, ये आपके पास आ जाएगा। सवाल डिफाइन होने के लिए डोमेन क्या आ गया, -3 से -1, और आपको दिख रहा है आप -2 नहीं रख सकते, मतलब डोमेन जो आया सवाल का वो आया -3 ओपन से -2 ओपन, यूनियन -2 ओपन से -1 ओपन। -2 को आप देख सकते हैं मैंने हटा दिया अपने डोमेन में से। जैसे ही एक बार डोमेन निकल गया, अब हम बात करेंगे रेंज की, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बच्चों रेंज की। आप मुझे एक बात बताइए कि यार ये x² + 4x + 4 तो पॉजिटिव है, अच्छा इस डोमेन में अगर मैं बोलूँ तो ये अंदर वाली जो चीज़, अंदर वाली चीज़ कौन कौन सी वैल्यूज़ ले रहा होगा। देखो अगर आप ग्राफ बनाओगे, मान लो लॉग बेस हाफ का x² + 4x + 4 लिख के, इस डोमेन में अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, अंदर वाले का बोल रहा हूँ, अभी बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, अंदर वाले की, तो अगर आप इसका बेटा ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है कि यार लॉग अगर बेस 1 से छोटा है, तो ग्राफ का पैटर्न तो ऐसा होगा। अब आपको क्या बोला जा रहा है, देखो आपको बोला जा रहा है कि ये जो x² + 4x + 4 है ये तो पॉजिटिव है ही, ये तो आपको दिख ही रहा है। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपके लिए इसमें डोमेन का क्या बोला गया है। x की वैल्यू बेटा आपको बोली गई है -3 से -2 और -2 से -1। ये वाली जो पूरी चीज़ है x² + 4x + 4, ये x² + 4x + 4 का देखो ग्राफ कैसा होगा, ध्यान से देखो। x² + 4x + 4 है बेटा, मतलब ये x + 2 का होल स्क्वायर लिखा है, x + 2 का होल स्क्वायर का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होना चाहिए, x + 2 के होल स्क्वायर का ग्राफ। -2 पे ये इसकी वैल्यू 0 होगी, बाकी तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है। तो अगर इस तरीके का बेटा इसका ग्राफ हो रहा है तो मेरे पास x कहाँ से कहाँ है, -3 यहाँ पर होगा, -3 से -2, -2 से -1, इतने हिस्से में मुझे बात करनी है, इतने हिस्से में, सिर्फ इतने हिस्से में मुझे बात करनी है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो मैंने शेड आपके लिए किया है, ये वाले बस पोर्शन में मुझे बात करनी है, -3 से -1 पर, और जिसमें मैंने -2 वाला पॉइंट हटा दिया। तो ये वाले पोर्शन में देखो आपकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ आ रही है, x² + 4x + 4 कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर, ध्यान से देखना, 0 से लेकर बच्चों ये जा रहा है, अगर आप -3 इस पर रखोगे तो -3 रखने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, -1 रखोगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो इस पर इसकी वैल्यू आ रही है 1। मतलब कि जब आप डोमेन -3 से -1 में घुमाओगे, जब आप डोमेन को -3 से -1 में घुमाओगे तो ये x² + 4x + 4 कहाँ से कहाँ घूमेगा, 0 से 1 के बीच में घूमेगा, तब ये x² + 4x + 4 घूमेगा 0 से 1 के बीच में। ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये घूमेगा बच्चों 0 से 1 के बीच में। ना ये 0 ले सकता है क्योंकि -2 मैंने हटा लिया, ना ये 1 ले सकता है क्योंकि -3 और -1 भी मैंने हटा लिया, तो ये घूम रहा है ओपन 0 से ओपन 1 के बीच में। मतलब कि लॉग बेस हाफ के आगे जो मैंने चीज़ लिखी है, ये चीज़ घूम रही है 0 से 1 के बीच में। देखो डोमेन घूम रही थी -3 से -1 के बीच में, तो जब डोमेन -3 से -1 के बीच में घूम रही थी तो ये सबसे जो अंदर वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन जो है वो घूम रहा था 0 से 1 में। अब अगर ये 0 से 1 में घूम रहा है तो आप जरा देखो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में बेटा आपका ग्राफ कौन सी वैल्यूज ले रहा है, ये वाली सारी वैल्यूज ले रहा है। 0 से 1 के बीच में आपका ग्राफ ये जो पूरा होगा, अगर आप 0 से 1
अगर लॉग बेस हाफ के अंदर वाली चीज अगर 0 से 1 में घूम रही है तो ये जो पूरी चीज है, इस पूरे लॉग की वैल्यूज कहां से कहां घूमेंगी, 0 से इन्फिनिटी में घूमेंगी। सोच के देखो, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि आपने 1 तो रखा ही नहीं है पॉइंट में, और ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता क्योंकि इनफाइनाइट तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते। मतलब कि ये जो पूरा मैंने सर्कल बनाया है ना, ध्यान से देखो, लॉग बेस 3, इसके आगे ये जो पूरी चीज लिखी हुई है, ये पूरी चीज कहां से कहां घूम रही है, 0 से इन्फिनिटी में घूम रही है। ये वाली पूरी की पूरी चीज 0 से इन्फिनिटी में घूम रही है। अब देखो लॉग बेस 3 का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है, और इसका नंबर आपका कहां से कहां घूम रहा है, 0 से इन्फिनिटी में इसका आपका नंबर घूम रहा है। देख लो इसके अंदर वाली जो चीज है, इस लॉग के अंदर वाली जो नंबर है, ये नंबर कहां से कहां घूम रहा है, 0 से इन्फिनिटी में। और अगर ये 0 से इन्फिनिटी में बेटा घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका लॉग लेने पर मुझे सारी वैल्यूज मिलेंगी। देख सकते हो, अगर ये इधर घूम रहा है तो मुझे सारी वैल्यूज मिलेंगी, मतलब इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स, इसका रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गलतियां होती हैं इसलिए करवा रहा हूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। पसंद आया हो तो थम्स अप करके दिखा देना यार कमेंट्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा एक सवाल अपन और करते, ठीक है। बहुत सारे आज क्वेश्चन हैं, मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ, बहुत सारे अपने पास क्वेश्चन हैं, बहुत सारी अपने को प्रैक्टिस करनी है, और क्विज में तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप एक काम मेरे लिए करना, जो भी बच्चे इस वीडियो को ईमानदारी से देख रहे हैं, आप एक काम मेरे लिए करना कि आप कौन कौन सी बुक्स का डिस्कशन चाहते हैं, या आप कौन कौन सी बुक्स चाहते हैं कि मैं क्विज में कवर करूं, अच्छे अच्छे सवाल जिसके मैं कवर करूं, आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको वो सारी बुक्स अच्छे से कवर कराऊंगा। जो भी बुक्स आप बोलें, जो भी रेफरेंस मटेरियल आप चाहें, आप मुझे बताइएगा, उस सबको अपन क्विज में कवर करेंगे, ठीक है ना। क्विज में अपन बेटा वो सब कवर करेंगे, एक वीडियो निकाला करेंगे क्विज का, और संडे को निकाला करेंगे, ठीक है, और उसमें अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अगला बेटा सवाल है रेंज का आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास रेंज का। f(x) इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 6। f(x) इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 6। आपको इसकी रेंज बतानी है। ऐसे वाले सवाल यार बहुत सारे अपन ने क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एप्लीकेशन आपने देखा है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन में ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें भी ये मैं कराता हूँ। 11th की प्लेलिस्ट में है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। अब अगर बेटा अपन इसको ध्यान से समझें तो ऐसे वाले सवालों को अप्रोच करने का तरीका होता है यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्लास 10th में पढ़ते हैं। आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स और प्लस 25/4 आएगा, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, और माइनस 6 वैसे का वैसा ही है। तो एफ एक्स हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और देखो 4 इधर जाएगा तो माइनस 24 माइनस 25 माइनस 49/4, ये आपके पास आएगा। अब आपको इसमें बच्चों ये देखना है कि अगर आपको इसकी रेंज बतानी है, अगर आपको इसकी रेंज बतानी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। ये पूरा का पूरा मैक्सिमम होगा जब ये वाली चीज़ मैक्सिमम होगी। देखो आप एक चीज़ में से एक पर्टिकुलर कांस्टेंट चीज़ को डिलीट कर रहे हैं, तो ये पूरी चीज़ मैक्सिमम कब होगी, जब ये वेरिएबल वाली चीज़ मैक्सिमम होगी। अब ये पूरी चीज़ मैक्सिमम कब होगी, जब ये परफेक्ट स्क्वायर आपका मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, कई बच्चों को देखकर ऐसा लगेगा कि सर ये तो साइन एक्स की जब आप मैक्सिमम वैल्यू रखोगे ना तब मैक्सिमम आ जाएगा। अगर आपने थोड़ा भी 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है ये वाला पोर्शन तो आपको तकलीफ आएगी। कई बच्चों को लगेगा कि सर आप ना साइन एक्स की वैल्यू 1 डाल दो, 1 पे मैक्सिमम आएगा। गलत है, साइन एक्स की वैल्यू आप 1 रख के देख लो। ये गलत है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, साइन एक्स की वैल्यू आप 1 रख कर देख लो। 1 जैसी रखोगे तो 1 माइनस 5/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 माइनस 49/4 कितना आ जाएगा आपके पास, 9/4 माइनस 49/4 आपके पास आ जाएगा।
यहाँ से -40/4 विच इज -10, ये आपके पास आएगा। और अब अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू मान लो -1 रखूं, अगर मान लो मैं साइन एक्स की वैल्यू -1 रखूं, तो क्या साइन एक्स की वैल्यू -1 रख सकते हैं क्या? जैसे ही आप साइन एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 -5/2, मतलब कि -1 और -5/2 कितना आ जाएगा? -7/2। -7/2 का स्क्वायर, -7/2 का स्क्वायर विल बी 49/4। -7/2 का स्क्वायर विल बी 49/4 और -49/4, आप देख लो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आप बेटा देखो, मैंने आपको बोला इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने, मैं आपको मिनिमम वैल्यू निकालने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इसका बोला हूँ मैक्सिमम वैल्यू निकालने। जब आप साइन एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो आपको आंसर नेगेटिव मिल रहा है। साइन एक्स की वैल्यू 1 रखने पर, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये पूरी चीज मैक्सिमम जरूरी नहीं है कि साइन एक्स की मैक्सिमम पे आए। देखो आपने जब साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रखी, आपने जब साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रखी तो इस पूरी चीज की वैल्यू क्या आई? 0 आई। तो इस पूरी चीज की मैक्सिमम वैल्यू 0 है, और इस पूरी चीज की मिनिमम वैल्यू अगर आप बोलोगे ना, तो इस पूरी चीज की मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा साइन एक्स की वैल्यू 1 पे, ठीक है ना। साइन एक्स की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो इस पूरी चीज की मिनिमम वैल्यू आएगी, और इसकी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको साइन एक्स की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये पूरी चीज़ मैक्सिमम होगी जब साइन एक्स मैक्सिमम होगा, नहीं। साइन एक्स जब मिनिमम होगा तब ये पूरा मैक्सिमम होगा, मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। ऐसे वाले बेटा मैंने बहुत सारे सवाल 11th की प्लेलिस्ट में कराए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आखिरी में ये पोर्शन आता है, ज़रूर करिएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन, ऐसा एक आपको टॉपिक मिल जाएगा, उसमें आप करिएगा, ज़रूर इसको करिएगा, ठीक है। ज़्यादा उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस सवाल की रेंज हमारे पास आ जाएगी -10 से 0। ये पूरी चीज़ -10 आएगी जब साइन एक्स 1 होगा, और ये पूरी की पूरी चीज़ 0 आएगी जब साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी, दैट इज़ -1, ठीक है ना। तो इसका रेंज आ जाएगा बेटा -10 क्लोज्ड से 0 क्लोज्ड। ठीक है बेटा, अगला जो सवाल है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है अ फंक्शन एफ। अब ये जो है बेटा, ये वाले जो क्वेश्चन, जब मैं आपको जो 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब कि इसमें आप देखेंगे कि फंक्शंस वाले चैप्टर में पी एंड सी जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं वो किस तरीके से आता है। तो हमारे पास बेटा लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और आपको बेटा ये बोला जा रहा है सच दैट सेट ए एंड सेट बी कंटेन 4 एलिमेंट ईच। सेट ए में भी 4 एलिमेंट हैं, सेट बी में भी 4 एलिमेंट है, आपको ये बोला जा रहा है। सेट ए में बच्चों ये 4 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में भी आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। आपसे इसमें बेटा पूछा जा रहा है 5 आपको चीज़ें बतानी। सबसे पहला तो है टोटल फंक्शंस कितने होंगे। सबसे जो पहला हमारे पास बेटा इसमें क्वेश्चन है दैट इज टोटल फंक्शंस। इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने। तो अगर बेटा मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछा जा रहा है, अगर मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछा जा रहा है, तो याद करो फंक्शन का बेसिक हमने डेफिनेशन क्या देखा था। फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन ये था कि एक पॉइंट का 2 इमेज नहीं हो सकता, 2 पॉइंट का एक इमेज हो सकता है, और फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन होता है कि इधर मौजूद हर पॉइंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन का। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो मेरा पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के पास देखो कितने ऑप्शन है इमेज बनाने का, 1 या इसके साथ 2 या इसके साथ 3 या इसके साथ 4। मतलब ये जो पहला पॉइंट है वो इन चारों में से किसी भी एक के साथ इमेज बना सकते हैं। तो पहले पॉइंट के पास है 4 ऑप्शंस, याद करो पी एंड सी में ऐसा पढ़ते थे। फिर जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के पास भी कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4। दूसरे पॉइंट के पास भी है बेटा 4 ऑप्शंस। तीसरे पॉइंट के पास कितने ऑप्शंस हैं, तीसरे पॉइंट के पास भी है 4 ऑप्शंस। चौथे पॉइंट के पास भी हैं 4 ऑप्शंस। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो कितने हो गए, 4⁴ हो गए। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन बच्चों ये होता था कि
कि इधर मौजूद हर पॉइंट का इमेज होना चाहिए, एक पॉइंट का दो इमेज नहीं हो सकता, और दो पॉइंट का एक इमेज हो सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ गए 4⁴। इसके बाद दूसरा सवाल है 1 फंक्शन कितने होंगे। 1 फंक्शन, तो 1 फंक्शन क्या होता था? 1 बच्चों फंक्शन होता था कि आप अगर 1 फंक्शन देख रहे हैं तो 1 फंक्शन का मतलब होता था कि एक पॉइंट एक ही से मैच होना चाहिए, या इधर जो भी इमेजेस हैं वो किसी एक पॉइंट की ही होनी चाहिए। मतलब 1 में दो पॉइंट का भी सेम इमेज नहीं आना चाहिए। तो ये जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के पास तो चारों ऑप्शंस हैं इमेज लाने के। ये जो दूसरा वाला बच्चों पॉइंट है, दूसरे वाले पॉइंट के पास कितने ऑप्शंस हैं? अब देखो 4 में से एक तो चला गया, एक को तो ये पहला वाला ले गया, तो दूसरे वाले के पास अब कितने ऑप्शंस बचे? 3 ऑप्शंस बचे मेरे पास। तीसरे वाले के पास कितने ऑप्शंस बचे? 2 ऑप्शंस बस बचे। और लास्ट वाले के पास कितने ऑप्शन बचे? सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा लास्ट वाले के पास, ओनली 1 ऑप्शन। तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल आ गया। 1 फंक्शन कितने आ गए बेटा? 4 फैक्टोरियल आ गए। ठीक है ना। 1 मतलब कि दो पॉइंट का सेम इमेज नहीं हो सकता, हर पॉइंट का इमेज अलग होगा, 1 मैपिंग होनी चाहिए। तीसरा है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, अब मैनी वन फंक्शन कैसे निकालेंगे? तो आपको देखो मैनी वन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? मैनी वन को बच्चों सॉल्व करने का तरीका होता है कि टोटल में से 1 को माइनस कर दो, क्योंकि कोई भी जो फंक्शन होगा वो या तो 1 होगा या तो मैनी वन होगा। इसका मतलब कि अगर मैं टोटल फंक्शंस में से जितने भी मेरे 1 फंक्शन थे उन्हें माइनस कर दूं, तो जो मुझे आंसर आएगा इसे सॉल्व करके दैट विल बी मैनी वन। चौथा मेरे पास है कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव मैपिंग। सर्जेक्टिव मतलब इधर मौजूद हर पॉइंट की मैपिंग होनी चाहिए, इधर मौजूद हर पॉइंट की मैपिंग होनी चाहिए। तो देखो ये जो पहला पॉइंट है इसकी मैपिंग कितनों के साथ हो सकती है? चारों के साथ हो सकती है। ये जो पहला पॉइंट है इसकी मैपिंग चारों के साथ हो सकती है। अच्छा, ये जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट की मैपिंग कितनों के साथ हो सकती है? अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर दूसरे पॉइंट की भी मैपिंग चारों के साथ हो सकती है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप इमेजिन करो अगर ये वाले पॉइंट की मैपिंग इसके साथ हो गई, अगर इसकी मैपिंग इसके साथ हो गई, तो ये जो दूसरा ये पॉइंट होगा ना इमेजेस में, जो दूसरा पॉइंट होगा इसकी मैपिंग इसके साथ नहीं हो सकती। अदरवाइज क्या होगा? अगर देखो अगर इसकी मैपिंग इसके साथ हो गई तो एक पॉइंट की दो इमेज बन गई, विच इज रॉन्ग। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये जो दूसरा मेरा पॉइंट है यहाँ इमेज का, इसके पास कितने पॉइंट से मैपिंग खेले? 3। तीनों में से किसी से भी उसकी मैपिंग हो सकती है। तो ये 3 ऑप्शन है इसके पास। उसके बाद तीसरे वाले के पास 2 ऑप्शन है, चौथे वाले के पास 1 ऑप्शन है। तो ऑन टू फंक्शन भी कितने आ गए? 4 फैक्टोरियल आ गए ऑन टू भी। और लास्ट अगर मैं बोलता हूँ बताओ मुझे इसमें इनटू फंक्शन कितने होंगे, जिसको आप इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। नहीं, इंजेक्टिव नहीं बोलते, इंजेक्टिव तो 1 होता है। इनटू फंक्शन की अगर आपसे बात की जाए कि इनटू फंक्शन कितने, तो अगर आपको बेटा इनटू फंक्शन की बात की जा रही है तो इनटू फंक्शन में क्या आ जाएगा? इनटू फंक्शन में बच्चों मेरे पास आ जाएगा टोटल फंक्शंस माइनस ऑन टू, जितने भी टोटल फंक्शंस हैं माइनस ऑन टू। पॉइंट जो समझने का है बच्चों, पॉइंट क्या है समझने का? हमारा जो पॉइंट है समझने का दैट इज कि आपके पास जितने भी बेटा फंक्शंस होते हैं दे आर आइदर 1 और मैनी वन, या दे आर आइदर ऑन टू या इनटू। ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन को आप सर्जेक्टिव मैपिंग बोलते हैं और 1 फंक्शन को आप इंजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है ना। 1 इज कॉल्ड इंजेक्टिव, इनटू नहीं। 1 जो होता है दिस इज कॉल्ड इंजेक्टिव। ये आपके पास इंजेक्टिव मैपिंग है। ये बाकी आपके पास आ गया मैनी वन। ऑन टू इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। ठीक है ना। बाकी बाइजेक्टिव तो आप पढ़ के आए हैं। बाइजेक्टिव कौन से होते हैं? जो 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। बाकी मैनी वन और इनटू निकालने का तरीका क्या होता है? मैनी वन और इनटू निकालने का बच्चों तरीका होता है कि टोटल में से 1 को और ऑन टू को आप माइनस कर दो। ठीक है ना। तो आपके पास मैनी वन निकल जाता है। मैनी वन फंक्शन आ जाएगा नॉट इंजेक्टिव में, फिर ऑन टू हो जाएगा सर्जेक्टिव और इनटू होता है नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है। तो हमारे पास बेटा एक बार अपन अपने आंसर्स टैली कर लेते हैं।
टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अपने पास आ गए 4⁴ बिल्कुल सही है। उसके बाद नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस 4 फैक्टोरियल अगेन बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शंस 4⁴ माइनस 4 फैक्टोरियल ये भी सही है। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस 4 फैक्टोरियल और लास्ट वाला इनटू फंक्शन भी सही। ठीक है ना, बिल्कुल अपन ने बेटा करेक्टली इसको सॉल्व किया। इसी पर बेस्ड बेटा मैं आपको 2 सवाल और कराता हूं ताकि इस तरीके के भी आपके सवाल अच्छे से क्लियर हो जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे ही मैं आपको अभी 2 क्वेश्चंस और करा रहा हूं जिसमें मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बदलूंगा ताकि आपको और बढ़िया से देखो प्रैक्टिस हो पाए। नेक्स्ट जो मेरे पास बेटा क्वेश्चन दिया है इसमें लिखा हुआ है कि एक अगेन फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसमें बेटा आपको बोला जा रहा है कि सेट ए में 5 एलिमेंट है। सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। सेट बी कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। अगेन आपको यही सारी की सारी चीज़ें इसमें डिराइव करनी है। सबसे पहले टोटल फंक्शंस कितने होंगे, तो ज़रा सोच के देखो। इसके पास 5 एलिमेंट है, इसके पास 4 एलिमेंट है। ये जो पहला एलिमेंट है इसके कितने जगह मैपिंग हो सकती है? 4 जगह। पहले एलिमेंट की मैपिंग 4 जगह हो सकती है। दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट की मैपिंग कितनी जगह हो सकती है? 4 जगह। तीसरा एलिमेंट है, तीसरे एलिमेंट की मैपिंग कितनी जगह हो सकती है? 4 जगह। चौथा एलिमेंट है, चौथे एलिमेंट की मैपिंग 4 जगह। पांचवें एलिमेंट की मैपिंग 4 जगह। तो टोटल कितने आ गए फंक्शंस? 4⁵5। देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो ये आपके पास जो 5 एलिमेंट्स थे और यहाँ पर आपके पास 4 उसकी इमेजेस थी। पहले वाले की मान लो मैपिंग इसके साथ हो गई, दूसरे की भी मैपिंग इसके साथ हो गई, तीसरे की भी इसके साथ, चौथे की भी इसके साथ, पांचवे की भी इसके साथ। क्या प्रॉब्लम है? चलेगा ना। पहले वाले के पास कितने ऑप्शंस थे? 4 ऑप्शंस थे। दूसरे वाले के पास 4 ऑप्शंस है, तीसरे वाले के पास 4 ऑप्शंस है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4⁵5 आ गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब अगर बेटा हम बात करें टोटल फंक्शन के बाद 1 1 फंक्शंस की, अगर हम बात करें 1 1 फंक्शंस की, जिसको कि आप इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, 1 1 फंक्शंस की जिसको आप इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। तो 1 1 फंक्शन आपके पास बताओ कितने आ जाएंगे? 1 1 फंक्शन का मतलब ये है कि यार एक का एक ही इमेज होना चाहिए। 1 1 मतलब इधर की जो इमेजेस हैं वो चाहे सारी की सारी पूरी हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 1 मैपिंग का मतलब ये है कि एक का एक इमेज होना चाहिए, 2 एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये वाले केस में अब आप जरा सोच के देखो कि यार आपके पास अगर 1 1 मैपिंग पूछी जा रही है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास बेटा 1 1 मैपिंग पूछी जा रही है, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। आप मान लो बोलते हो कि यार सर पहले वाले को ना, इसमें देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, उस फिगर को अपन बिगाड़ते नहीं, इधर समझाता हूँ मैं आपको। कोई बच्चा मुझे ऐसा बोलेगा कि सर हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये जो 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 4 इमेजेस हैं, पहले वाली की आप मैपिंग मान लो इसके साथ करा दिए 1 1 में, दूसरे की दूसरे के साथ करा दिए, तीसरे की तीसरे के साथ, चौथे की चौथे के साथ, आपने ऐसे करा दिया। अब ये जो 5वां एलिमेंट है, जब आप इसकी मैपिंग कराओगे तो यार ये इन्हीं 4 में से तो किसी ना किसी एक के साथ होगा, और जैसे ही इन्हीं 4 में से किसी भी एक के साथ हुआ तो ऑटोमेटिकली मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी 1, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट के सेम इमेजेस है। तो 1 1 फंक्शंस विल बी 0, कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। अगर सेट ए में, अगर बेटा सेट ए में एलिमेंट ज़्यादा है सेट बी से, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे ही 5वें एलिमेंट की मैपिंग करोगे तो वो इन्हीं 4 में से किसी ना किसी के साथ होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके बाद है मेनी 1 फंक्शन। तो मेनी 1 फंक्शन कितने होंगे? टोटल जितने वो सारे के सारे मतलब मेनी 1 होंगे। तो मेनी 1 आ गए 4⁵5 सारे के सारे। इसके बाद है ऑन टू फंक्शन, जिसको कि आप सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। तो ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब है? ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि इधर मौजूद हर एलिमेंट का ये इधर इमेज होना चाहिए। यहां पर मौजूद एवरी एलिमेंट शुड हैज एन इमेज, मतलब कि इधर जो भी एलिमेंट्स है ना वो किसी ना किसी के इमेज आने चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए, सब कुछ कवर होना चाहिए, कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए।
तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो कि देखो यहां पर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, यहां पर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। आप लॉजिकली सोच के देखो, लॉजिकली सोच के देखो, 5 चीजों को आपको 4 लोगों में बांटना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट अपने याद करो। 5 चीजों को आपको 4 लोगों में बांटना है सच दैट, 5 चीजों को आपको 4 लोगों में बांटना है सच दैट कि सबको कुछ ना कुछ मिले। 5 चीजों को आपको 4 लोगों में बांटना है सच दैट कि सबको कुछ ना कुछ मिले। तो मैं आपको बच्चों क्या बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि यार यहां पर ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, आप सबसे पहले 5 में से कोई भी 2 एलिमेंट को उठाओ, कोई भी 2 एलिमेंट को, और इनको आपने उठा के एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया। ऐसे वाले आप सवाल किए हो 11th में। 5 में से 2 एलिमेंट को उठाओ और डब्बे के अंदर बंद कर दो। और जैसे ही आपने ये वाला काम किया, अब आपके पास यहाँ पर, और बाकी हर एलिमेंट के लिए एक एक डब्बा रखो, बाकी हर एलिमेंट के लिए एक एक डब्बा रखो। तो आपके पास टोटल कितने डब्बे हैं? 4 डब्बे हुए, 2 एलिमेंट एक डब्बे में, बाकी हर एक में एक एक है। कोई भी 2 एलिमेंट देख लो, कोई भी 2 एलिमेंट एक डब्बे में हुए, उसके बाद बाकी हर डब्बे में एक एक एलिमेंट है। तो आपने 5C2 करके 2 एलिमेंट्स को उठा के डाल दिया एक डब्बे में। अब आपके पास 4 डब्बे हैं और 4 लोग हैं बांटने के लिए। कितने तरीके से बांटोगे? 4 फैक्टोरियल तरीके से। इधर इनको तो आपस में आप अरेंज करोगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। आप सोच के देखो PNC से आपस में यहाँ पर इंटरनल अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसकी मैपिंग इससे हो, इसकी मैपिंग इससे हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? इंटरनली तो अरेंज करने की कोई बात ही नहीं। तो सर्जेक्टिव मैपिंग कितनी आ जाएगी बेटा? 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और लास्ट में अब हमारे पास है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन क्या आ जाएगा? इनटू फंक्शन आ जाएगा बेटा हमारे पास, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इनटू फंक्शन हमारे पास आ जाएगा टोटल फंक्शंस, दैट इज 4⁵ माइनस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विच इज 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास बेटा एक बार अपन अपने आंसर्स भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने 1 फंक्शन निकाल लिया, मैनी वन भी निकाल लिया, ऑन टू भी निकाल लिया और इनटू भी निकाल लिया, ठीक है। तो एक बार अपन अपने आंसर्स को टैली कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बच्चों जो फंक्शंस हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास 4⁵ आए हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद नंबर ऑफ 1 फंक्शंस जो है वो कोई भी नंबर ऑफ 1 फंक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए 0 बिल्कुल सही है। उसके बाद नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन जो है वो 4⁵, करेक्ट। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 5C2 होता है 5 इंटू 4/2, तो ये तो हो गया 10। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, तो ये आ गया बेटा 240, ठीक है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ गया 240। और उसके बाद ये 4⁵ मतलब 2⁻10 मतलब 1024। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस आपके पास सॉल्व होके कितने आ जाएंगे बेटा? 784। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस आपके पास सॉल्व होके आ जाएंगे बेटा 784, ठीक है। मुझे उम्मीद है इस सवाल से थोड़ी सी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आई होगी। पिछले वाले में तो 4 एलिमेंट थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 5 एलिमेंट थे, तो देखो किस तरीके से आंसर्स चेंज हुए, किस तरीके से ये कंसेप्ट लगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी। एक आखिरी अपन सवाल और करते हैं ताकि मैं भी अश्योर हो जाऊं कि यार ये वाला पोर्शन अब आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। एक लास्ट इसमें जो वैरायटी होती है क्वेश्चन की, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बोला ही, आज सिर्फ क्वेश्चंस है बेटा, आज सिर्फ क्वेश्चंस है। जो अभी थोड़ा सा अपने एक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बचा है, मैं अभी आपको जल्दी से वो भी करा दूंगा इसके बाद, ठीक है। लास्ट बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B कंटेन्स सेट A जो है, सेट A बच्चों जो है, सेट A में है आपके पास 4 एलिमेंट्स। सेट A कंटेन्स 4 एलिमेंट्स एंड सेट B कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। सेट B कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, ये हमारे पास दिया हुआ है। और इसमें बेटा मुझे सारी की सारी वही सब बातें बतानी है, ठीक है। सबसे पहले टोटल फंक्शंस। तो टोटल फंक्शन का कंसेप्ट अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले वाले के पास कितने ऑप्शंस है मैप होने के? 5। दूसरे वाले के पास भी कितने ऑप्शंस हैं? 5। इधर सबकी मैपिंग होनी चाहिए। तीसरे के पास भी कितने ऑप्शंस है? 5।
चौथे के पास भी कितने ऑप्शन है? 5। इधर वाले की सबकी मैपिंग होनी चाहिए, भले सबकी सेम से मैपिंग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में तो सब काउंट होगा, बस इधर वालों की मैपिंग करानी है। तो 5-5 ऑप्शंस थे सबके पास, तो ये तो आंसर आ गया 5⁴। इसके बाद अगर हम बात करें 1-1 मैपिंग की, जिसको कि आप इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, अगर हम बात करें 1-1 मैपिंग की जिसको आप इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, तो 1-1 मैपिंग में हमारे पास बताओ क्या आ जाएगा? 1-1 अगर आप बात करोगे तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, कभी भी 2 एलिमेंट का सेम इमेज नहीं आ सकता। तो आप देखो जब आप पहले एलिमेंट को जाओगे मैप कराने के लिए तो इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं। लेकिन दूसरे एलिमेंट के पास 4 ही ऑप्शंस है, तीसरे एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन ही है और चौथे एलिमेंट के पास 2 ही ऑप्शन है। तो ये क्या आ गया? 5 × 4 × 3 × 2, 5 4 = 20, 3 = 60 और × 2 120। अच्छा 5⁴ कितना होता है? 5 5 25, 125, 625। ठीक है, तो अगर बेटा हम मैनी वन फंक्शन निकालें, मैनी वन फंक्शन, तो मैनी वन फंक्शन क्या आ जाएगा? 625 - 120, तो ये आ जाएगा बेटा 505 फंक्शंस मैनी वन। अब अगर हम बात करें ऑन टू फंक्शन की, विच इज सर्जेक्टिव, ऑन टू फंक्शन की बेटा अगर हम बात करें विच इज सर्जेक्टिव, तो ऑन टू फंक्शंस कितने आ जाएंगे हमारे पास? ध्यान से सोचो, अगर आप नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बोलोगे, अगर बेटा आप नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बोलोगे तो ऑन टू फंक्शन मतलब कि इधर मौजूद हर एलिमेंट को किसी ना किसी का इमेज होना पड़ेगा। ऑन टू मतलब यहां पर मौजूद हर एलिमेंट को किसी ना किसी का इमेज होना पड़ेगा। तो आप सोच के देखो, ये पहले एलिमेंट कितनों का इमेज हो सकता है? 4 का इमेज हो सकता है। फिर ये जो दूसरा एलिमेंट है वो कितनों का इमेज हो सकता है? तो वो सिर्फ 3 का इमेज हो सकता है। जो तीसरा एलिमेंट है वो कितनों का इमेज हो सकता है? तो सिर्फ 2 का इमेज हो सकता है। जो चौथा एलिमेंट है वो सिर्फ 1 का इमेज हो सकता है। तो 5वां एलिमेंट तो अटक गया। देखो ध्यान से सुनो, मान लो ये पहले वाले एलिमेंट को आपने इसका इमेज बना लिया, लेट अस से आपने इसका बना लिया, ये दूसरे वाले को मान लो आपने इसका बना लिया इमेज, तीसरे वाले को मान लो आपने इसका इमेज बना लिया, चौथे वाले को मान लो आपने इसका इमेज बना लिया, इस तरीके से मान लो आपने कर लिया। अब आप मुझे बताओ कि देखो इस एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए था, आ गया, इस एलिमेंट का एक आना चाहिए था, आ गया, इसका एक आना चाहिए था, आ गया, इसका एक आना चाहिए था, आ गया। अभी ये फंक्शन तो है, दिस इज अ फंक्शन, कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के मौजूद हर एलिमेंट की मैपिंग हो चुकी है और सबका इमेज अलग अलग है। अगर इनमें से किसी का सेम भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं बन रहे, ये आपको क्लियर है, दिख रहा है कि किसी भी एलिमेंट के 2 इमेज नहीं बन रहे। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन इसे सर्जेक्टिव होने के लिए, इसे ऑन टू होने के लिए 5वें एलिमेंट को भी आपको मैप करना पड़ेगा। अब आप अगर बोलते हो कि सर 5वें एलिमेंट को आप इससे मैप कर दो, आप किसी से भी मैप करो, जैसी बेटा आप 5वें एलिमेंट की मैपिंग किए, देखो इधर एक एलिमेंट के 2 इमेज बन गए, एक एलिमेंट के तो 2 इमेज बन नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। आप इसको किसी से भी मैप कर लो, आप इधर मैप करोगे तब भी प्रॉब्लम है, इधर करोगे तब भी प्रॉब्लम है, इधर करोगे तब भी प्रॉब्लम है। तो ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 0, ऑन टू फंक्शन है ही नहीं। और इसके बाद अगर मैं इनटू फंक्शन की बात करूं तो इनटू फंक्शन विल बी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होंगे वो सारे के सारे ही क्या होंगे? इनटू होंगे। इनटू बोल रहा हूं, सॉरी, इनटू तो हाँ इनटू फंक्शन, राइट, ठीक है ना। इनटू फंक्शन आपके पास टोटल जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इनटू होंगे, ठीक है। तो एक बार अपन अपने बेटा आंसर्स चेक कर लेते हैं। टोटल 625 है। नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग 1-1 मैपिंग जो है वो 120 है। उसके बाद मैनी वन जो है वो 505 है, फिर 0 है ऑन टू, और फिर इनटू में 625। बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना। अपन ने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपको एक सबसे पहले छोटी सी थ्योरी बता देता हूँ, जो मैंने आपको बोली थी कि यार फंक्शनल इक्वेशन में कुछ नोट के पॉइंट्स थे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर अपन सवाल भी करेंगे, है ना, उन पर बेस्ड अपन क्वेश्चन भी करेंगे। पहले मैं आपको वो पॉइंट्स लिखवा देता हूँ कि वो पॉइंट्स हैं क्या, ठीक है। जनरल एक नोट है, एक जनरल नोट है फंक्शनल इक्वेशंस में, जनरली ये कराया जाता है, एक जनरल नोट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो नोट है क्या, है ना। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बोल देता हूँ इसको, सम
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इसमें बेटा ध्यान से समझेंगे, अगर आप एकदम ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बोला जाता है कि देखिए, अगर मान लीजिए कभी आपको दिया हुआ है कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है, अगर ये इस तरीके का रिलेशन आपको दिया हुआ है कि दो फंक्शंस को ऐड करने से पूरा फंक्शन मिल गया, अंदर प्रोडक्ट हो रहा है। ऐसे कब होता है कि मैं दो चीज़ों को ऐड करता हूं तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, याद करो। ये होता है जब एफ एक्स किसके फॉर्मेट का हो, लॉग के फॉर्मेट का हो। तो जनरल क्या आ जाएगा, के एल एन एक्स। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। मान लो अगर एफ एक्स के एल एन एक्स होता तो एफ वाई क्या होता, के एल एन वाई होता। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बोलते तो आप क्या लिखते, के एल एन एक्स प्लस के एल एन वाई। तो आप लिख देते ना के एल एन एक्स वाई, ऐसा लिख देते आप, वही तो लिखा है, दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बेटा समझ के चलनी है कि ये होता है, या एफ एक्स जीरो भी हो सकता है, या एफ एक्स जीरो भी हो सकता है। ये वाला बहुत लीस्ट प्रोबेबल होता है, इसमें सवाल नहीं बनता, इसमें सवाल बनता है। देखो एफ एक्स अगर जीरो भी होगा तो जीरो 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 सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि एफ एक्स वाई अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर है तो एफ एक्स जो होगा वो के एल एन एक्स के फॉर्म का होता है, या ऑफकोर्स जीरो तो हो ही सकता है, पर जीरो वाले पे जनरली सवाल आता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। अब अगर हम अपने सेकेंड पॉइंट की बेटा बात करें तो सेकेंड पॉइंट है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। मान लो ये कि दो चीज़ों को मैंने मल्टीप्लाई किया और अंदर भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये किस फॉर्मेट की चीज़ है, एक्स रेज टू द पावर एन के फॉर्मेट की चीज़ है। सोच के देखो, एक्स रेज टू द पावर एन के फॉर्मेट की चीज़, ठीक है ना, जहाँ पर एन क्या होगा, एन कोई भी एक रियल नंबर होगा, एन कोई भी एक रियल नंबर होगा। मतलब कि मान लो बेटा मैंने आपको लिखा कि एफ एक्स है, लेट अस से एक्स क्यूब, एफ एक्स है एक्स क्यूब, तो एफ वाई क्या होगा, एफ वाई हो जाएगा वाई क्यूब। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई जब आप करोगे तो वो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई का होल क्यूब लिख सकते हो। एंड दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स वाई। तो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा हो और अंदर भी प्रोडक्ट मिल जाए तो वो किस फॉर्मेट की चीज़ होगी, एक्स रेज टू द पावर एन के फॉर्मेट की चीज़ होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दो हमने रिजल्ट देख लिए, पहले से हमें पता हो तो बहुत अच्छी बात रहती है। थर्ड रिजल्ट बेटा होता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, कि दो चीज़ों को मैंने मल्टीप्लाई तो किया लेकिन नए फंक्शन में वो प्लस हो रहा है। ये कब होता है, ये होता है बेटा जब एफ एक्स जो हो वो क्या हो, ए रेज टू द पावर के एक्स के फॉर्म का। सोच के देखो, ए रेज टू द पावर के एक्स के फॉर्म का, क्योंकि जैसे ही आप इसको करोगे तो देखो एफ वाई क्या आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा ए रेज टू द पावर के वाई। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई जब आप करोगे तो वो आ जाएगा क्या मेरे पास, ए रेज टू द पावर के एक्स इंटू ए रेज टू द पावर के वाई। तो यहाँ से आ जाएगा ए रेज टू द पावर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, के एक्स प्लस वाई। और ये के एक्स प्लस वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, ये आ जाएगा मेरे पास, देख लो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इसलिए मैं आपको कराते जा रहा हूँ कि ये ए रेज टू द पावर के एक्स के फॉर्म का होता है। अभी इस पे अपन सवाल भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाल भी अभी आएंगे इस पे। उसके बाद एक रिजल्ट और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ रिजल्ट बेटा जो हमारे पास है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा, सिंपल एक लीनियर फंक्शन होगा के एक्स के फॉर्म का, सिंपल एक लीनियर फंक्शन होगा के एक्स के फॉर्म का। एफ एक्स आ गया के एक्स, एफ वाई आ जाएगा के वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई करोगे तो के ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। बहुत ईजी है, इसमें तो यार कोई डाउट ही नहीं है, मतलब ईजी है। के जो है बेटा इन दोनों में ही, के इज कॉन्स्टेंट, के इन दोनों में बेटा कांस्टेंट है। और उसके अलावा एक लास्ट रिजल्ट और होता है जो मैं आपको थ्योरी में बताया हूँ
कि अगर मान लो कभी मुझे गलती से दिख गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ठीक है ना। अगर इस तरीके से मुझे मिल गया जहां पर मुझे ये क्लियरली बोला गया है वेयर एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर मुझे ये दिया गया है कि एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसका मतलब एफ एक्स किस फॉर्म का होता है बेटा, एफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म 1 + x टू द पावर n और 1 - x टू द पावर n। ये अपन ने किया है, ठीक है ना। इस पर बेस्ड बेटा अपन ने क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने करने बचे थे। इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा सॉल्व, ठीक है ना। इस पर आपके पास क्वेश्चन भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस एक बार क्विकली बेटा वही देख ले रहा हूँ कि हमारा कोई भी पोर्शन छूटा हुआ ना हो, सारी चीज़ें हो जाएं। इसके बाद लास्ट बेटा अपने को जो एक करना था वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अपने को देखना था। तो मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी करा देता हूँ, उसके बाद मैं ऑल टुगेदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो ले लूँगा, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस ले लेंगे पूरे के पूरे। इसे हम क्लियर कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ये जो फंक्शनल इक्वेशंस की मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये काफ़ी हैंडी आ जाती हैं कई बार क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो अगर ये सब हमको याद हो तो समय बचता है ना। अगर हमको ये सब याद हो तो हमारा समय सेव होता है, इसलिए ये सब रिजल्ट्स आप नॉर्मली भी एनालाइज कर सकते हैं, पर याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो जो लास्ट अपना बेटा एक छोटा सा 5-10 मिनट का टॉपिक बचा था वो अपन देख लेते हैं, विच इज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ये आपको ऐसा, मतलब ये ऐसी एक चीज़ है जो आपको पूरे के पूरे मैथ्स में कभी भी यूज़ आ सकती है। पूरे के पूरे मैथ्स में बेटा कभी भी यूज़ आ सकती है। होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ स्टैंडर्ड इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एफ एक्स का आपके पास कर्व है, एफ एक्स का कर्व आपके पास लेटस से दिया हुआ है कुछ ऐसा, लेटस से आपके पास ये एफ एक्स का कर्व दिया हुआ है। अब आपको अगर मैं बोलता हूं कि यार एफ ऑफ, या पहले अब मैं आपको बोलता हूं माइनस एफ एक्स, बताओ क्या होगा, ठीक है ना। मैंने आपको पहला सवाल दिया कि अगर ये एफ एक्स है तो बताइए माइनस एफ एक्स का कर्व कैसा होगा, माइनस एफ एक्स। तो माइनस एफ एक्स का जब भी कर्व हमको निकालना होता है तो माइनस एफ एक्स का कर्व मतलब आपको इस पूरे कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेना होता है। इस पूरे कर्व का बेटा आपको एक्स एक्सिस के अबाउट क्या लेना होगा, इमेज लेना होगा। मतलब कि ये यहाँ अगर ऐसे उठ रही है ऊपर तो ये नीचे जाएगी, ये ऐसा अगर नीचे पीक बना हुआ है तो इस तरीके से ऐसा ऊपर ये पीक बनेगा। उसके बाद ये जैसे इधर पे एक ऊपर पीक बना हुआ है तो ये ऐसे नीचे पीक बनेगा, और ये जैसे नीचे से है तो ये यहाँ पे ऐसे ये ऊपर से होगा। इस तरीके का आपके पास जो है वो कर्व आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ऐसा आपके पास कर्व आ जाएगा, दिस इज द कर्व ऑफ, ये अगर आपके पास एफ एक्स है तो ये आ जाएगा माइनस एफ एक्स। तो जब भी मुझे माइनस एफ एक्स बोला जाएगा, माइनस एफ एक्स मीन्स टेक मिरर इमेज, माइनस एफ एक्स मीन्स टेक मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। कभी भी अगर आपको बेटा बोला जाए माइनस एफ एक्स बताओ तो एफ एक्स के ग्राफ को आप एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए, तो आपका ग्राफ आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि यार मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बताओ। अगर ये एफ एक्स है, अगर ये एफ एक्स है तो मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बताओ। तो मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, मॉड मतलब क्या है, हमेशा पॉजिटिव। मॉड का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव, तो आपका ग्राफ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो चीज़ आपको नेगेटिव में मिल रही है अगर आप वो मॉड के अंदर डालोगे तो वही चीज़ आपको पॉजिटिव में मिलेगी। तो देखो जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, पॉजिटिव वाला हिस्सा तो बेटा अनचेंज्ड रहता है, पॉजिटिव वाले हिस्से को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अनचेंज्ड है पॉजिटिव वाला हिस्सा। लेकिन जो चीज़ नेगेटिव में मिल रही थी, जो यहाँ नीचे मिल रहा था वो अब कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। जो नीचे मिल रहा था वो अब कहाँ मिलेगा, जो नीचे मिल रहा था वो अब पॉजिटिव में मिलेगा। तो जब भी आपको मॉड एफ एक्स बोला जाए तो जो भी चीज़ नीचे है वो अब चीज़ कहाँ हो गई बच्चों, ऊपर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपके पास सवाल आ जाए एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स। तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा सोच के देखो। एफ ऑफ मॉड एक्स का बच्चों अगर आपको ग्राफ बनाना है तो एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब होता है
कि आप चाहे अंदर x पॉजिटिव डालो, आप चाहे अंदर x नेगेटिव डालो, दोनों में ग्राफ सेम ही मिलेगा। जैसे आप अगर पॉजिटिव साइड में देखें, अगर आप पॉजिटिव, जब जब x पॉजिटिव है, जब जब x पॉजिटिव है तो fx आएगा ये ग्राफ, तो जब जब x पॉजिटिव है तो ये ग्राफ तो कैसा है, ऐसा है ये ग्राफ। लेकिन अगर मान लो आप नेगेटिव x भी डालोगे, अगर आप नेगेटिव x भी डालोगे तो ग्राफ ऐसा नहीं मिलेगा। नेगेटिव बेटा जब आप x डालोगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा, जैसा पॉजिटिव में मिल रहा है, मतलब कि इसी का मिरर इमेज जो आपने राइट साइड में बनाया है उसी का बेटा मिरर इमेज आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ऐसा, ठीक है ना। इस तरीके का इसका मिरर इमेज आ जाएगा लेफ्ट साइड में, जैसा आपने राइट साइड में बनाया है बराबर हूबहू उसी तरीके का बेटा ग्राफ आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड में, इस तरीके का, ठीक है ना। जैसा ये है वैसी ये है, सेम ग्राफ, सेम ग्राफ f ऑफ मॉड x में सेम ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास एक ग्राफ और आ सकता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास आ गया, जैसे ये जो है ये y इक्वल टू एफ एक्स ना, मान लो आपको बोल दिया मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बताओ, मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स का। अब अगर बेटा आपको मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाने बोला जाए, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना। अगर मान लो आपको मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स का बेटा ग्राफ बनाना बोला जाए तो ये ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है, ये ट्रिकी बेटा इस सेंस में है, ये ट्रिकी इस सेंस में है कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि एफ एक्स को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि LHS में मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब कि एफ एक्स को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो एफ एक्स कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इसके ग्राफ में देखो, ये जो है ये मॉड एफ एक्स है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉड एफ एक्स, और ये एफ एक्स का ग्राफ है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है ना। इस तरीके से ही आपको दिया हुआ है ऐसा। अब अगर मॉड y इक्वल टू एफ एक्स बच्चों बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है कि एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर एफ एक्स हमेशा ही पॉजिटिव है तो आप देखो जरा इसमें पॉजिटिव वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है और ये आगे वाला हिस्सा पॉजिटिव है। यही तो बस दो हिस्से पॉजिटिव है ना, ये वाले बस दो हिस्से पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव तो एफ एक्स कभी हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो एफ एक्स कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपको बोला गया मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आप जरा सोचो कि y को अगर आप पॉजिटिव डालोगे तब भी एफ एक्स मिलेगा और y को अगर आप नेगेटिव डालोगे तब भी एफ एक्स मिलेगा, क्योंकि y पर क्या लगा है, मॉड लगा है। y को अगर आप पॉजिटिव डालोगे तब भी एफ एक्स मिलेगा, y को अगर आप नेगेटिव डालोगे तब भी एफ एक्स मिलेगा। तो अगर पॉजिटिव y पे ऐसा ग्राफ मिल रहा है तो नेगेटिव y पे भी तो ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। अगर पॉजिटिव y पे ऐसा ग्राफ मिल रहा है तो नेगेटिव y पे भी तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ है बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे बच्चों को ये ग्राफ नहीं आता। मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का क्या मतलब है, सबसे पहले तो एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपने पॉजिटिव वाले ब्रांच को ले लिया, नेगेटिव वाले ब्रांच को आपने छोड़ दिया। और क्योंकि y पर मॉड लगा हुआ है तो चाहे y पॉजिटिव हो चाहे y नेगेटिव हो, मिलेगा तो एफ एक्स ही। तो अगर मैं पॉजिटिव वाले के लिए बनाया हूं तो नेगेटिव वाले के लिए ही बनाना पड़ेगा, अगर मैं पॉजिटिव वाले के लिए बनाया हूं तो नेगेटिव वाले के लिए ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा आपके पास ग्राफ मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का। और एक आखिरी में आपको ट्रांसफॉर्मेशन और बता दूं कि मान लो अगर आपको बोल दिया जाए f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाइए, f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, तो f ऑफ माइनस एक्स के ग्राफ का क्या मतलब है, f ऑफ माइनस एक्स के बेटा ग्राफ का ये मतलब है कि आपको देखिए, आप अगर x पॉजिटिव डालेंगे तो जैसा आपको ग्राफ पॉजिटिव में मिल रहा था अब वो नेगेटिव में मिलेगा, और जब आप x नेगेटिव डालेंगे तो जैसा आपको ग्राफ नेगेटिव में मिल रहा था अब वो पॉजिटिव में मिलेगा। तो बेसिकली जब आप देखिए, जब आप माइनस एफ एक्स करते थे तो वो मिरर इमेज होता था x एक्सिस के अबाउट, लेकिन अगर आप f ऑफ माइनस एक्स बोलेंगे तो दिस विल बी मिरर इमेज, दिस विल बी मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। सोच के देखो बेटा, सोच के देखो, ये y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, आप सोच के देखो। अगर आप x नेगेटिव लोगे तो आपको f पॉजिटिव वाले मिलेंगे रिजल्ट्स, मतलब नेगेटिव साइड में पॉजिटिव वाले आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो पूरी चीज़ देखो, ये जो पूरी चीज़ इधर थी, ये पूरी चीज़ अब कहाँ आ जाएगी, ये पूरी चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। और ये वाला जो कर्व इधर था, ये वाला कर्व आपको कहाँ मिलेगा बेटा, ये वाला आपको कर्व मिलेगा ऐसा, कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ आपके पास आएगा, ठीक है ना। ये जो मैंने बनाया देख लो ध्यान से, ये कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो अब आप कोई भी बुक में इनके ग्राफ रेफर कर सकते हैं,
मैंने आपको एक जनरल बेटा ट्रेंड बता दिया, ठीक है ना। मैंने आपको ये 6 ग्राफ में एक जनरल ट्रेंड बता दिया है कि ग्राफ होता कैसा है इनका, एक जनरल मैंने आपको बता दिया। अब आपको अगर बेटा आप कोई भी बुक रेफ़र करेंगे ना तो अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अब एटलीस्ट आपको उनमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके साथ बेटा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो मैं आपको बोल रहा था कि यार एक ग्राफ का छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन बचा है, वो मैंने करा दिया। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी बेटा ग्राफ में अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर आप मुझसे पूछिए। किसी भी ग्राफ में थोड़ा भी अगर बेटा आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूर आप मुझसे पूछिएगा, इसमें हिचकिचाना नहीं है बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कहीं पर भी यूज़ आ सकता है। इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, आपको मज़ा आएगा बेटा, है ना। इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा हमारे पास जो सवाल लिखा है, थोड़े मैं आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे लिखा है फाइंड fx इक्वल टू मैक्स ऑफ, ये मैक्स का क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैक्स ऑफ 1 + x, 1 - x, 2। ये आपके पास सवाल है, ठीक है। आपको इसके मैक्स का ग्राफ बताना है कि इसके मैक्सिमम में ग्राफ कैसा होगा। ऐसे सवाल का मतलब क्या है, देखो आप अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो 1 + x का ग्राफ कैसा होता है, देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट 1 है, 1 + x का ग्राफ ऐसा होता है। 1 - x का ग्राफ कैसा होगा बेटा, 1 - x का ग्राफ ऐसा आएगा, नीचे इस तरीके का होगा। 1 - x का ग्राफ, स्लोप इसका नेगेटिव है और इंटरसेप्ट इसका 1 है। और 2 y = 2 वाली लाइन का ग्राफ कैसा होगा, देखो ध्यान से आप देखो, y = 2 वाली लाइन का ग्राफ ऐसा होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा y = 2 वाली लाइन का। ये वाला जो पॉइंट है ये 0,1 है, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0,2, ये आपका ओरिजिन है बेटा 0,0। ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये वाली आपकी लाइन देखिए कौन सी है, 1 - x वाली लाइन है। ये वाली आपकी लाइन जो है ये 1 + x वाली लाइन है। आप अगर देखेंगे कि यार ये वाली लाइन x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू -1 आएगी, तो दिस विल बी -1,0। ये वाली लाइन y एक्सिस को कहाँ, x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, जब y 0 होगा तो x विल बी 1, तो दिस विल बी 1,0। ये सब आपको आता है, ये सब आपको आता है। अब अगर आपको बोला जा रहा है मैक्सिमम ऑफ 1 + x, 1 - x एंड 2, तो ये जो आपने बेटा तीनों ग्राफ बनाए हैं, ये जो आपने बेटा तीनों के तीनों ग्राफ बनाए हैं, 1 + x का, 1 - x का और 2 का, तो आपको ये देखना है कि जब जब ये ग्राफ मैक्सिमम होंगे आपको उनको लेना है। बोलने का मतलब क्या है, अगर आप देखो यहाँ से आप चलना स्टार्ट किया -∞ से, -∞ से अगर आप देखोगे तो -∞ से लेकर इधर तक, ये वाले पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट तक, -∞ से लेकर ये वाले पॉइंट तक, देखो ये वाला जो ग्राफ है ये हमेशा ही नीचे, ये वाला ग्राफ नीचे ही है, और सबसे ऊपर जो ग्राफ है, सबसे ऊपर कौन सा ग्राफ है, सबसे ऊपर है बेटा ये वाला ग्राफ। तो ये वाला हिस्सा आप लोगे, देखो जो मैं ये कर रहा हूँ ना, जस्ट में मैं ऐसे एनसर्कल बना रहा हूँ, ये वाला आप हिस्सा लेंगे ग्राफ का। उसके बाद इसके बाद देखो ऊपर अब कौन सा ग्राफ हो गया, ये y = 2 वाली लाइन, ये y = 2 वाली लाइन सबसे ऊपर हो गई, क्योंकि ये 1 + x भी उसके नीचे, 1 - x भी उसके नीचे। तो अब ऊपर कौन सी लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन। और उसके बाद अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको हमेशा मैक्सिमम लेना है, तो अब इसके बाद देखो ये वाली लाइन तो नीचे ही है, ये भी नीचे, अब ऊपर कौन सी हो गई, तो 1 + x वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने बनाया है ये हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है दिस इज मैक्सिमम ऑफ 1 + x, 1 - x एंड 2। समझ पा रहे हो, ये इस तरीके से बेटा ग्राफ के सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इन पे क्वेश्चंस अलग से बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। अपन क्विज विज बेटा जब लेंगे ना, तो क्विज हम जब भी लेंगे उसमें हम सारी चीज़ें बेटा जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये आपको और पता होना चाहिए, ये और पता होना चाहिए, या ये वाला पॉइंट मान लो मैं क्लास में नहीं कराया हूँ, जो भी मुझे ऐसा लगेगा मैं ज़रूर आपको बेटा क्विज के माध्यम से वो सब कराऊंगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला ही है, मैंने आपको वीडियो में बोला ही है कि आप जिस भी बुक का, जिस भी रेफरेंस बुक का आप चाहते हैं कि डिस्कशन हो, ज़रूर मुझे आप बेटा कमेंट से बताइएगा, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट से बताइएगा। देखिए एक अपने पास सवाल है, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। आपको ग्राफ बनाना है, मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। मान लो आपको लिखा हुआ है y = mod of 2 - mod of x - 1, ये आपके पास सवाल है।
दो जगह मॉड है, एक बार x-1 पर है और एक बार पूरे पर है। अब इसका ग्राफ कैसे ट्रेस किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले y = x-1 का ग्राफ बनाओ। x-1 का ग्राफ कैसा होगा? स्लोप पॉजिटिव, x-1 में देखो, x-1 में स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, ऐसा ग्राफ होगा। दिस विल बी x-1 का ग्राफ, ठीक है। अब x-1 का बेटा क्या लगा है? मॉड लगा है। जैसे ही आपने बोला x-1 का मॉड लगा है, तो जरा सोच के देखो, आपने जैसे ही x-1 का मॉड लगाया तो ये जो हिस्सा नीचे था, अब ये हिस्सा आ गया ऊपर, और ये ऐसा हो गया आपके पास। थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ इसी को। अभी भी ये वही वाली लाइन x-1 की है, लेकिन अब ये मॉड में आ गई। मॉड में आ गई इसलिए नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ गया। अब आपके पास इस मॉड के बाद क्या लगा है? माइनस साइन लगा है। माइनस साइन लगा है मतलब ये पूरी चीज़ इन्वर्ट होके नीचे आ जाएगी। तो अगर ये वाली पूरी की पूरी बेटा चीज़ इन्वर्ट होके नीचे आ जाएगी, तो ज़रा सोच के आप देखिए कि आपके पास ये ग्राफ था, ये पूरी चीज़ अगर इन्वर्ट होके नीचे आ गई तो ऐसा हो गया आपके पास ग्राफ। दिस इज माइनस मॉड ऑफ x-1। अब इस पूरी चीज़ में 2 ऐड हो रहा है। अगर पूरी चीज़ में 2 ऐड हो रहा है तो ये पूरी चीज़ कहाँ जाएगी? ऊपर शिफ्ट होगी। तो अगर बेटा ये पूरी चीज़ ऊपर शिफ्ट होगी तो अब आपका ग्राफ कैसा हो गया? ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये वाला भी पॉइंट कौन सा है? ये y एक्सिस को कब कट करेगा? ये वाली पॉइंट y को कट करेगा जब x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 आएगी। ध्यान से देखो, अगर आप x की वैल्यू ये वाले लाइन में देखो, इस पे आप इन पॉइंट्स को भी ध्यान लेते हुए चलो ताकि आपको ग्राफ ठीक से बने। ये वाली लाइन जो है y = या सिर्फ ये x-1 वाली लाइन है, ये वाली लाइन x एक्सिस को कब काटेगा? जब y 0 होगा, मतलब x की वैल्यू 1 होगी। और ये y एक्सिस को कब काटेगा? जब x 0 होगा। x 0 होगा तो ये -1 आ जाएगा, -1, 0, -1। ठीक है। तो उसी तरीके से मान लो आपने जब ये मॉड्यूलस इसका लिया होता तो ये आपके पास देखो ग्राफ कैसा हो जाता, ये 1, 0 ही रहता, लेकिन ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाता बेटा अब 0, 1। जो ये पहले 0, -1 था, ये मॉड्यूलस लेने पे आ जाता 0, 1। फिर आप माइनस जब उसका करते तो वापस ये आ जाता 0, -1, और ये वाला पॉइंट वही का वही रहता 1, 0। और जब आप बेटा अभी 2 यूनिट्स ऊपर खिसका रहे हो ग्राफ को, तो 2 यूनिट्स जब आप ऊपर खिसकाओगे तो आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। 2 यूनिट्स ऊपर खिसकाते ही तो ये वाला पॉइंट अब क्या हो गया? जो पहले 1, 0 था, ये 2 यूनिट ऊपर खिसका तो 3, 0। और ये जो पहले 0, -1 था, वो 2 यूनिट ऊपर खिसकते ही 0, 1 पे आ गया। और अब आपको बोला जा रहा है कि आपको इसका भी मॉड लेना है। अब आपको बोला जा रहा है आपको इसका भी मॉड लेना है, तो जो फाइनल आपके पास बेटा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये ऐसा, यहाँ से ये इस तरीके का, फिर ये इस तरीके का, और फिर ये ऊपर, ये आएगा आपके पास फाइनल ग्राफ। ये जो नीचे वाली ब्रांचेज हैं ये भी ऊपर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये जो नीचे वाली बेटा ब्रांचेज हैं ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? ऊपर हो जाएंगी। तो ये आपके पास फाइनल ग्राफ है, ठीक है। आई होप बेटा आपको देखो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बेटा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बेस्ट चीज़ आपको समझा पाऊँ, बेस्ट चीज़ें आपको डिलीवर कर पाऊँ। दिस विल बी द फाइनल ग्राफ। कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया है, मुझे पूरी उम्मीद है यार कि आपको ढंग से समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, एक एक चीज़ बेटा मैंने आपको बताई है। आई होप कि आप यार ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से इन सबको बनाएंगे अपने नोट्स में। और ज़रूर मुझे एक आप कमेंट में और चीज़ बताइएगा कि आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट का भले नाम मत बोलिएगा, लेकिन आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपको मेरे नोट्स कैसे लग रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि नोट्स बेटर हैं या ख़राब हैं, या इलस्ट्रेशंस हमने जो किए हैं वो इलस्ट्रेशंस आपको समझाने के लिए अच्छे हैं या नहीं है, मुझे ज़रूर बताइएगा। कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि कराने को तो मैं आपको यार बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उठा के करवा दूं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एक पॉइंट के बाद ही आप कर सकते हो। आप डायरेक्टली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करोगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। एक अपन बेटा ग्राफ और बनाते हैं। जैसे आपको मान लो ग्राफ बनाना है y = 2 - 4 अपॉन mod x-1। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ग्राफ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ग्राफ है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपको समझा पाऊँ। देखो, सबसे पहले आप समझो y = 1/x का ग्राफ कैसा होता है। अगर आपको पता होगा तो y = 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है,
ठीक है ना, जहाँ से आप एक्स वाई इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये आपके पास ग्राफ है y इक्वल टू 1/x का। तो अगर ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है तो y इक्वल टू 1/x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होना चाहिए? देखो यहाँ पर ये असिम्पटोट वाली जो लाइन आ रही थी, वर्टिकल असिम्पटोट कहाँ पर आ रहा था? जहाँ पे x अनडिफाइंड हो, जहाँ पे x 0 हो रहा था। जब x की वैल्यू 0 हो रही थी तब ये वर्टिकल असिम्पटोट आ रहा था। तो यहाँ पर देखो ये 0 कहाँ पर होगा? डिनोमिनेटर x इक्वल टू 1 पे होगा। तो अगर x इक्वल टू 1 पर ये काम होगा तो इसका मतलब कि ये जो 1 वाली लाइन है, ये x इक्वल टू 1 वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन 1 वाली लाइन, इधर पे आपके पास इस तरीके का ये आना चाहिए ग्राफ। ये है 1/x माइनस 1। अब अगर बेटा आपको बोला जा रहा है कि आप मुझे बताइए 1/mod ऑफ x माइनस 1, अब मैं आपको बोल रहा हूँ 1/mod ऑफ x माइनस 1, तो मॉड जैसी आपने लगा लिया, जैसी बेटा आपने इस पर मॉड लगा लिया तो जरा सोच के देखो यार, ये कभी भी नेगेटिव तो ही नहीं सकता, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अब आपके पास ग्राफ कैसा हो गया? ये 1 वाली लाइन है, ये इधर और ये इधर, इस तरीके का आपके पास ग्राफ हो गया। ये पूरी चीज़ घूम के ऊपर चली गई। अब आपको बोला जा रहा है कि आप इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करो। 4 से भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग देखो पैटर्न यही रहेगा, ठीक है ना। आप जैसे आप ऐसा समझो, आप sin x का ग्राफ बनाओ या 2 sin x का ग्राफ बनाओ या 3 sin x का ग्राफ बनाओ, पैटर्न नहीं बदलेगा। वैल्यूज ऊपर नीचे होंगी, ग्राफ ऐसा थोड़ा लंबा चौड़ा इस तरीके का होगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। तो आप अगर 1/mod ऑफ x माइनस 1 बनाओ या आप 4/mod ऑफ x माइनस 1 बनाओ, मोर और लेस पैटर्न यही रहेगा। वैल्यूज जरूर चेंज हो जाएंगी लेकिन पैटर्न ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। पैटर्न रिमेन्स द सेम, पैटर्न सेम होगा, ठीक है ना। अपन वैसे भी रफ ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। अब उसके आगे भी क्या लगा है? माइनस लगा है। तो अगर इसके आगे भी बेटा माइनस लगा हुआ है तो अब हम क्या करेंगे? ये जो पूरी चीज़ है अब ये माइनस में आ जाएगी। तो जैसे ही आपके पास माइनस लगा हुआ है, ये 1 वाली लाइन है, तो ये जो पूरी चीज़ आपको अभी तक ऊपर मिल रही थी, अब ये पूरी चीज़ आपको बेटा नीचे मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये नीचे आ जाएगी। दिस विल बी y इक्वल टू -4/mod ऑफ x माइनस 1। और इसमें भी अब क्या ऐड हो रहा है बेटा? 2 ऐड हो रहा है। इसमें भी अगर 2 ऐड हो रहा है तो ये पूरी की पूरी चीज़ अब क्या होगी? 2 यूनिट्स बेटा ऊपर खिसकेगी। ये पूरी की पूरी चीज़ 2 यूनिट्स ऊपर खिसकेगी। तो अगर ये 2 यूनिट्स ऊपर खिसकेगा तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। सोच के देखो, अंदाजे से मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एग्जैक्टली बेटा इसको स्केल के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ग्राफ का पैटर्न कैसा है। अंदाजे से मैंने बनाया है, फ्री हैंड मैंने बनाया, अंदाजे से बनाया, लेकिन ग्राफ का पैटर्न बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ग्राफ का पैटर्न बिल्कुल बेटा ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने अंदाजे से बनाया है। एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं वो भी आप सीखेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। लेक्चर मेरे को लग रहा है बेटा आज कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। चलो एक लास्ट में आपको ग्राफ का और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना। एक लास्ट बस अपन क्वेश्चन और कर लेते हैं ग्राफ का, उसके बाद इस चैप्टर को अपन ख़त्म करेंगे, इस लेक्चर को अपन ख़त्म करेंगे। और जो भी फिर मुझे लगेगा कि यार आपको और पता होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ों को मैं क्विज़ में ले लूँगा संडे वाले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर एंड दिस चैप्टर। आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू mod ऑफ e⁻⁻ mod x माइनस 2। इसका आपको बेटा ग्राफ बनाना है। अब देखिए अगेन अप्रोच समझिए, y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके का ग्राफ होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e⁻x। इसके बाद अगर मैं मान लीजिए बोलूँगा कि e के पावर x के बाद मुझे क्या करना है? मुझे अब इसका मॉड लेना है। मैं अगर बोलूँ कि y इक्वल टू e⁻mod x का ग्राफ बनाओ, तो mod x जैसी मैंने किया, तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा जरा सोच के देखो। जैसा मुझे ग्राफ पॉजिटिव में मिल रहा था, जैसा बेटा मुझे ग्राफ इधर पॉजिटिव में मिल रहा था, वैसे ही अब ग्राफ नेगेटिव में भी साइड में मिलेगा। सेम ग्राफ बेटा मुझे नेगेटिव साइड में मिलेगा, क्योंकि आप x को जैसे ही नेगेटिव डालोगे, आप x को बेटा अगर नेगेटिव भी डालोगे तो ग्राफ का बिहेवियर तो वैसे ही रहेगा जैसा पॉजिटिव में रहता था। अगर आप x को बेटा नेगेटिव भी डालोगे तो देख लो ग्राफ का बिहेवियर तो वैसे ही रहेगा जैसा पॉजिटिव में था। तो ये आपका बन गया ग्राफ किसका? y इक्वल टू e⁻mod x का। अब इसमें ये वाला देखो पॉइंट कौन सा होता था? ये वाला पॉइंट, जब x की वैल्यू आप 0 डालते थे तो y की वैल्यू आपको मिलती थी 1। तो ये वाला पॉइंट तो अभी भी वही है 0,1। अब आपको अगर मैं बोलूँ कि y इक्वल टू
ई रेस टू द पावर मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाओ। मतलब आपको ये पूरे को 2 यूनिट नीचे खिसकाना पड़ेगा। तो अगर आपको इस बेटा पूरे को 2 यूनिट नीचे खिसकाना पड़ेगा तो ये ग्राफ अब ऐसा हो गया, 2 यूनिट नीचे खिसक गया। ये जो पहले 0,1 पे था अब वो 0,-1 पे 2 यूनिट्स नीचे। और जैसे ही अब मैंने ये भी कर दिया, अब इस पूरे का भी मॉड है, इस पूरे का भी मॉड है, मतलब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई रेस टू द पावर मॉड एक्स माइनस 2। तो जब आप इस पूरे का भी मॉड करोगे तो मॉड में ये पूरा कैसा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने पूरे का मॉड लगा दिया तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती वैल्यूज। तो अब आपके पास ग्राफ आ गया ये, यहाँ से आपके पास बेटा ग्राफ हुआ इधर ऊपर, फिर इधर और फिर इधर। ये आपके पास देखो ग्राफ आ गया, ये पॉइंट अब आ गया 0,1 और ये वाले पॉइंट्स वही हैं, ये वाले पॉइंट्स रिमेन्स अनचेंज, लेकिन जो हिस्सा नीचे था वो घूम के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया बेटा। ठीक है ना, अपन ने जो ग्राफ बनाया है बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो इसके साथ बेटा फंक्शंस का पूरा चैप्टर और आज का बहुत ही बड़ा लेक्चर हम ख़त्म कर चुके हैं। आई होप मैंने फंक्शंस चैप्टर के साथ जस्टिस किया है। किसी भी इंस्टीट्यूट में इतने लेक्चर्स डेडिकेट नहीं किए जाते हैं फंक्शंस के, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है तो ये जस्टिस डिज़र्व करता है। और आपका फंक्शन जितना स्ट्रांग होगा, आपके बेसिक्स जितने मजबूत होंगे, आगे के चैप्टर्स में आपको तकलीफ उतनी कम होगी कैलकुलस में। तो विद दिस हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। जो आपके लिए ज़रूरी काम है करने वो ये हैं कि अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक मुझे बताइए कि आपको आज के लेक्चर कैसा लगा, ये पूरी सीरीज़ फंक्शंस की आपको कैसी लगी। नोट्स ज़रूर कंपेयर करिएगा, मैंने आपको जो दिए हैं वो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उससे आप अपने नोट्स ज़रूर कंपेयर करिएगा कि हमने अच्छे नोट्स लिखे हैं या नहीं लिखे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है या नहीं बढ़ा। थैंक यू।